चलो भी बच्चों, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, और आप सबको तो है ही वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। चलो, सो आज हम अपने इस दिसंबर 25 की सेशन की एक पहली रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरह से मान के चलो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आप सबको बड़ा प्यारा लगता है, आईसीएसई को तो लगता है, तुम्हारा मुझे पता नहीं हाँ, बट आफ्टर कंप्लीटिंग टुडेज सेशन आई एश्योर यू कि जो बेसिक डाउट्स होंगे ना आपके कॉन्सेप्ट को लेके, वो क्लियर हो जाएंगे सबके। बट मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये सुपर फास्ट होगी, मतलब इसमें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। एक सेकंड रुको, आपकी चैट ओपन कर लूं। आप लोग पहले पढ़ के बैठे होंगे, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ के बैठे होगे तो शायद कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं ओनली क्लास लियो, पढ़ने का मतलब है खुद से पढ़ाओ, घर जाके खुद से रिवाइज किया हो। क्या यही बात कर रहे हो कि हमने तो नहीं पढ़ा, क्लास ली थी, ठीक है, आ जाएगा समझ में। इधर सुनो जरा, ध्यान दो सारे बच्चे। तो सिविल प्रोसीजर कोड की रिवीजन करते हैं जरा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर, खुल गया सिम खुल गया, हाँ खुल गया, नहीं मेरे आईपैड में नहीं ओपन हो रहा था, पता नहीं क्या कर, फाइल यहां खुल गया था। इधर सुनो मेरी बात, हमने क्या बात की थी, कितने तरीके के केसेस होते हैं, 2 तरीके के केसेस होते हैं। कौन कौन सा? सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस ओनली वन लॉ रेगुलेट करता है, दैट इज, वैसे तो बोलना बहुत गलत होगा ये, सिविल के लिए हर पर्टिकुलर लॉ भी तो है, बोलो, जैसे कंपनीज एक्ट, जैसे प्रिवेंशन ऑफ, नहीं जैसे सेबी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, जो भी लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी लॉज हैं वो सिविल के अपने अपने डील करते हैं। बट अगर कोई लॉ ऐसा है जो डील ना करे किसी मैटर को, मतलब जो कहीं पे भी कवर नहीं है, उसके ऊपर कौन सा लग जाएगा? सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब कि जनरल प्रोसीजरल लॉ। क्या कहना सब बच्चों को समझ में आ रहा है? बट एक ही लॉ इसके ऊपर लगता है, कौन सा लॉ जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड 1908। कितने पार्ट में डिवाइड किया था हमने वाला लॉ? 2 पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द कोड, द सेकंड वन इज ऑर्डर्स और रूल्स। बॉडी ऑफ द कोड कितने सेक्शंस हैं इसके अंदर? 158 सेक्शंस। एंड रूल्स या ऑर्डर्स, ऑर्डर कितने हैं? 51 ऑर्डर्स, और हर ऑर्डर के अंदर अपने वेरियस रूल्स हैं। तो बॉडी को हमने क्या नाम दिया था? सेक्शंस क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ। क्या होते हैं? सब्सटेंटिव। और जो ऑर्डर्स में, रूल्स में क्या दिया गया है? प्रोसीजर। सेम एज लाइक कंपनीज एक्ट, वहां जो सेक्शंस है वहां क्या दिया गया है? सेक्शंस के अंदर सब्सटेंटिव पोर्शन है, और जो रूल्स है उसमें क्या? प्रोसीजर्स, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखा ना, तो प्रोसीजर्स कहां जाकर पढ़ते हैं? रूल्स। तो देन इधर अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं तो कितने पार्ट में डिवाइड किया क्रिमिनल को? कितने लॉज लगते हैं? 2 लॉज। पहला इंडियन पीनल कोड, नहीं, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और दूसरा बीएनएसएस, पहले क्या होता था? सीआरपीसी। तो इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, तो बीएनएस में कितने सेक्शंस हैं? 358 सेक्शंस। हमारे सिलेबस में काफी है बीएनएस। बीएनएसएस इतना नहीं है, सीपीसी भी इतना नहीं है, हमारे सिलेबस में बीएनएस बहुत सारा दिया गया है। मतलब मेजोरिटी बीएनएस आपको पढ़ना है, जस्ट लाइक 30%, 35% बीएनएस आप पढ़ लोगे अपने कोर्स के अंदर। देन कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 20 चैप्टर्स के अंदर। क्या बोलेंगे उसको? सब्सटेंटिव लॉ बोलेंगे। उधर से प्रोसीजरल लॉ बच्चों, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सेम चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। बीएनएस जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तो मैं इंप्लाइड मान के चलूंगा कि आपको ये आता होगा। सेम चीज मुझे वहां भी करवानी है, क्योंकि जेएजएल में हर चैप्टर सेपरेट बैच होता है। तो कुछ जो नया स्टूडेंट उस टाइम देख रहा होगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि बेसिक हमारा नहीं हुआ है, तो मैं वहां रिपीट बस करूंगा जरूर, बट इतनी डिटेल में नहीं करूंगा जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा था। देन बच्चों इधर बीएनएसएस कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 531 सेक्शंस। एंड कितने चैप्टर्स? 39 चैप्टर्स। और उसको क्या बोलेंगे? नाम से पता लग रहा है, प्रोसीजरल लॉ। क्या डन है सब बच्चों को? इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? प्रोसीजरल लॉ को हेल्प करने के लिए बनाया गया था सब्सटेंटिव लॉ की, ना कि उसको डेरोगेट करने के लिए, दबाने के लिए बनाया गया था। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? आगे देखिए, एक चीज, एक पॉइंट ध्यान से समझ लो। जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ना स्टेट को गार्जियन माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारे जो राइट्स है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टेट। सिविल में हमें अपने राइट को खुद से प्रोटेक्ट करना होगा, बट क्रिमिनल में हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा
और वो क्रिमिनल नेचर का है, जो सोसाइटी एट लार्ज में डर पैदा कर सकता है, देन उस केस में जो एक्शन लिया जाएगा वो किसके नाम से लिया जाता है? स्टेट। तो क्योंकि स्टेट हमारी गार्जियन है, हम माइनर है एक तरह से, हम इनकैपेबल है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल लॉज में, तो इसलिए क्या शब्द यूज किया जाता है? सोसाइटी के अगेंस्ट उसको रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। और सोसाइटी का कौन रखवाला है? स्टेट। तो अगर सिविल केस और क्रिमिनल केस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो बच्चों फटाफट, सिविल क्या है? रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। क्रिमिनल क्या है? रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी या पब्लिक एट लार्ज। विक्टिम अपना लॉयर खुद से अपॉइंट करता है सिविल में, क्रिमिनल में विक्टिम अपना लॉयर खुद से अपॉइंट नहीं करता, स्टेट जो है वो विक्टिम के बिहाफ पर लॉयर को अपॉइंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन केस का नाम क्या होता है? मिस्टर टीचर। मान लो दो पार्टी थी, एक मेरा और आपके बीच में, मिस्टर टीचर वर्सेस मिस्टर स्टूडेंट। देन क्रिमिनल में मान लो किसी गर्ल का रेप हुआ, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, तो नाम क्या होगा? स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस जो भी पार्टी का नाम है XYZ। साहिल लिखना बोलना भी गलत होगा, कभी कोई बच्चा अपने ऊपर ले तो XYZ नाम होगा, डन है। आगे, हु कैन फाइल प्लेंटिफ अगेंस्ट हुम? डिफेंडेंट। हु कैन फाइल क्रिमिनल में? विक्टिम या इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट। देन अगेंस्ट हुम? एक्यूज्ड। अच्छा, जब दोषी करार मिल जाएगा तो क्या बन जाता है? वो कन्विक्टेड। क्या मिलता है नाम उसका? कन्विक्टेड। जो गिल्टी होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्विक्टेड, ठीक है। देन कैसे करते हैं केस फाइल? ओनली वन मेथड, दैट इज सूट बाय वे ऑफ प्लेंट। याद है ना, एवरी सूट स्टार्ट विद प्लेंट। देन उधर से बच्चों क्रिमिनल को दो तरीके, FIR कहां जाती है? FIR पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट कहां जाती है? मजिस्ट्रेट। चलो बहुत बढ़िया। मेन रेमेडी क्या होती है सिविल में लेना? कंपनसेशन यानी डैमेजेस, या स्पेसिफिक रिलीफ, या इंजंक्शन। और क्रिमिनल में मेन क्या सोच के जाते हैं रेमेडी हम? पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस, फाइन, या भी नया ऐड किया है जो आप लोग BNS में पढ़ने वाले हो, कम्युनिटी सर्विस। ओके जैसे बच्चों को हमारा जो सूट है, अब रिवीजन कर रहे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितनी स्टेजेस होती है सूट के अंदर? 3। एक तो वो जहां दोनों पक्ष अपना अपना दुख रखती हैं, एक पक्ष अपना दुख रखेगा, दूसरा डिफेंस मांगेगा, इसको बोलते हैं प्लीडिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एक नाम और दे सकते हैं, प्री ट्रायल स्टेज। कम ऑन, 2 वर्ड, प्लीडिंग्स या प्री ट्रायल। प्लीडिंग्स का मतलब प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट। कुछ कुछ जगह मैंने बोला था सब्सिक्वेंट प्लीडिंग भी हो सकती है, उसको क्या बोल देते हैं? रेप्लिकेशन या रिजॉइंडर। याद आ रहा है? ये जनरली कब होता है? जब आपने क्लेम मांगा तो उस क्लेम को क्या बोलते हैं? प्लेंट। और जब उसके बदले में आप डिफेंस में कोई सेट ऑफ मांग लो, काउंटर क्लेम मांग लो, तो जब आप ये बोल रहे हो सर उसने भी तो क्लेम मांगा तो मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना बोलने का, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। समझ में आ गया? देन आगे बढ़ते बच्चों, सेकंड स्टेज इज ट्रायल स्टेज। यहां क्या होता है? जब आप सम्मन आने के बाद जब आपको कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग वाले दिन अपीयर करवाया जाएगा तो बच्चों वो क्या होगी? अपीयरेंस की फर्स्ट डेट होगी, आपकी ट्रायल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। याद है इसमें क्या पढ़ा था हमने? वैसे तो पढ़ लेंगे एग्जामिनेशन, याद आ रहे वर्ड? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, याद आ रहे? नहीं तो चलो अब करेंगे। जब थर्ड स्टेज बच्चों क्या होगी? पोस्ट ट्रायल स्टेज, मतलब जब डिक्री विक्री आ जाएगी, अगर आप उससे नाराज हो तो याद है अपील में जाना है, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, SLP, वो सारी चीजें होंगी इसमें। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें। हाउ टू इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट। कोई भी सिविल सूट करना तो कैसे होगा? सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4, एवरी सिविल सूट स्टार्ट विद द प्लेंट, या प्लेंट इज द एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सिविल सूट। देख लो, पढ़ लो। एवरी सिविल सूट स्टार्ट विद अ प्लेंट, प्लेंट इज एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सिविल सूट। तो सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 44 क्या बोलता है? 26 तो बोलता है एवरी सिविल सूट कैसे होगा? प्लेंट। अब हाउ टू इंस्टीट्यूट सूट, प्रोसीजर कौन बोलता है? ऑर्डर 4। बोला था ना ये प्रोसीजर है, ये सब्सटेंटिव है। तो हाउ टू इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन? सारे बच्चे फटाफट, मुद्दा। कोई भी मुद्दा होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, पहली बात राइट हो, दूसरी बात उस राइट का इन्फ्रिंचमेंट हो। याद आ रहा है क्लास का पढ़ा हुआ? पहली बात राइट हो, दूसरी बात उस राइट का इन्फ्रिंचमेंट हो। तो कॉज ऑफ एक्शन मींस एनी राइट प्लस इन्वेजन ऑफ दोज राइट। तो विदाउट कॉज ऑफ एक्शन देयर इज नो, आपके पास कोई राइट टू स्यू नहीं होगा। क्या क्लियर है सब बच्चों को? तो कॉज ऑफ एक्शन को मैं वो सेट ऑफ फैक्ट्स बोल सकता हूं,
या वो सेट ऑफ फैक्ट जिससे पार्टीज के पास राइट टू क्लेम आ जाता है, मतलब राइट टू स्यू आ जाता है, बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया यार। अब देखो एक एग्जांपल दिया था मैंने, पूरा का पूरा चैप्टर इस एग्जांपल पे डिपेंडेंट था, तो सारे बच्चे सामने ध्यान लगाएंगे फटाफट से। हाँ जी, हिमांशु और एक लड़की थी भूमिका, इनमें क्या हुआ, भूमिका ने पैसे मांगे, हिमांशु से लोन मांगा, हिमांशु ने भूमिका को 1 करोड़ रुपए का लोन एट द रेट ऑफ 10% दिया। कब दिया बच्चों लोन? ये 1 जनवरी वाले दिन दिया। कितने परसेंट पे? 10% पे दिया। एंड कब रीपे करने की बात हुई? 31 दिसंबर को। अब एक क्वेश्चन था इसमें, मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज अगर बताया तो एक काम करते हैं, इसमें स्टेप लगा देते हैं जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कब दिया और कब वापिस देना था, स्टेप नंबर 3। अगर मान लो हिमांशु को पहले पैसों की जरूरत पड़ी और हिमांशु ड्यू डेट से पहले, कब पे ऑफ करना था, उससे पहले अगर पहुंच जाता है स्टेप नंबर 4 में, तो मुझे सोच समझ के बताओ, सारे बच्चे सोच समझ के, तो क्या अगर भूमिका ने मना किया तो क्या हिमांशु केस कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर कोज ऑफ एक्शन राइज नहीं हुआ, राइट टू रिसीव तो होगा, बट सर इन्वेजन उस राइट का नहीं हुआ है, तो इसलिए वो सू नहीं कर सकता, कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं। बट अगर वो ड्यू डेट पे जाता है, अच्छा मान लो यहां स्टेप नंबर 5 डिनाई कर देता है। स्टेप नंबर 6, अगर वो ड्यू डेट पे जाता है और ड्यू डेट पे भी अगेन भूमिका क्या कर देती है? डिनाई कर देती है, डिफॉल्ट मतलब स्टिल डिफॉल्ट, तो क्या होगा बच्चों? यस, कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया। डन है सब बच्चों को? देन उसके बाद जनरली एकदम से कभी भी केस नहीं हो सकता, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जनरली एकदम से डायरेक्ट केस नहीं होता। वो विद द हेल्प ऑफ एडवोकेट क्या भेजता है बच्चों? लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस भेजता है। जब एक पॉइंट आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तो वहां मान के चलना ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। एकदम से सूट से पहले उसको एक चांस दे दो, उसको टाइम दे दो, 1 महीने का, 20 दिन का, 50 दिन का, कि हाँ भाई तू लीगल नोटिस दे रहा है, तुझे डिमांड नोटिस दे रहे हैं, या तू मेरे क्लाइंट के पैसे दे दे, अगर तू पैसे नहीं देगा तो हम तेरे अगेंस्ट क्या स्टार्ट कर देंगे? कोर्ट में केस स्टार्ट कर देंगे। आगे सब बच्चों को समझ में, इस लीगल नोटिस में एग्जैक्ट अमाउंट बता दो, टाइम बता दो, एंड ये बता दो अगर तू डिफॉल्ट करता है तो हम तेरे अगेंस्ट क्या कर देंगे? लीगल एक्शन लेंगे। स्टिल अगर ये पार्टी डिफॉल्ट कर देती है, पॉइंट नंबर 7, स्टिल अगर ये पार्टी बच्चों क्या कर देती है, तो हमारा एक्चुअली में क्या राइज होगा? कॉज ऑफ एक्शन। याद है लिमिटेशन एक साथ साथ रिवाइज कर लो, याद है इस दिन सेक्शन 12 बोलता है जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है उस दिन को हम लोग लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करते, उसके नेक्स्ट डे से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। याद आ गया सेक्शन 12? चलो बहुत बढ़िया। देन उसके बाद आ जाओ बच्चों नेक्स्ट आगे। अब जैसे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, देन हिमांशु क्या करेगा? हिमांशु को केस करना है। कहां केस कर सकते हैं? अब रिवीजन कर रहे हैं, पहली बार नहीं। एवरी सिविल सूट कहां होता है? सिविल कोर्ट में। याद आ गया सेक्शन 9? इन जनरल भारत में जो भी सिविल सूट होगा वो कहां इंस्टीट्यूट होता है? सिविल कोर्ट में। याद है? क्लियर? तो इसीलिए मैंने वर्ड लिखा था, क्या लिखा था बच्चों? सिविल कोर्ट। तो हिमांशु कोई भी सिविल सूट स्टार्ट करना है, पहली बात उसको क्या चेक करना होगा? लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर जानना है। मान लो अगर वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर गया है तो हमारे वाले केस में लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू हो जाएगा? 1 फरवरी 2026 से 31 जनवरी 2029 तक। हाँ जी बच्चों, अब सूट इंस्टीट्यूट करना है तो वो कैसे कर सकता है? ऑर्डर 4 फॉलो करना पड़ेगा। और ऑर्डर 4 क्या बोलता है? हाउ टू इंस्टीट्यूट अ सूट। क्या क्या? 2 कॉपी। पेंट की कितनी कॉपी बच्चों? 2। तो प्लीडिंग शुरू हो गई बच्चों हमारी, क्या हो गई शुरू? अब जो प्लेंटिफ कौन होगा? एग्रीव्ड पार्टी। ना जो प्लेंटिफ कोर्ट में लगता है सिविल कोर्ट में, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करें, यहां क्या बोलते हैं? प्लेंट। क्या बोलते हैं? और उसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? प्लीडिंग्स ऑफ प्लेंटिफ। प्लीडिंग्स ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की प्लीडिंग्स जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेंट। इतना आ रहा है समझ में? कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करना है इसके अंदर? क्या कॉज ऑफ एक्शन था वो डाल दो, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था वो डेट डाल दो, 2 कॉपी दे दो, देन साथ में जो एलिगेशन थी, अवर्मेंट थी, आपके आरोप थे वो डाल दो, देन फैक्ट बताना है, लो नहीं बताना, एविडेंस नहीं बताने। लो और एविडेंस मैंने आपको सेकंड स्टेज पे याद है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, विटनेस, लो और एविडेंस कहां रखने हैं आपको? सेकंड स्टेज पे। वो फर्स्ट स्टेज का काम यानी प्लीडिंग्स के टाइम का काम नहीं है। कौन सा लो लगेगा? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि कौन सा लो आपके ऊपर एप्लीकेबल करना है। आगे बढ़ो बच्चों। फैक्ट कौन सा? देखो 2 तरीके के फैक्ट होंगे, रेलेवेंट, इररेलेवेंट। अब रेलेवेंट फैक्ट भी मटेरियल और इमटेरियल। अभी आ जाओ मटेरियल। मटेरियल 2 टाइम पे होंगे, एक तो मटेरियल एट द टाइम ऑफ प्लीडिंग्स और एक मटेरियल एट द टाइम ऑफ ट्रायल। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो जो प्लीडिंग्स के टाइम पे मटेरियल होगा बच्चों उसको क्या बोलते हैं? फैक्टा प्रोबेंडा। और जो ट्रायल के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? फैक्टा प्रोबेंशिया। जो प्लीडिंग्स के टाइम पे मटेरियल मतलब वो फैक्ट जिसको हमें क्या करना है? विच आर टू
टू बी प्रूव्ड, जो हमें उसको प्रूफ करना है, कहां प्रूफ करना है? एट द टाइम ऑफ ट्रायल। समझ में आ गया सबको? तो इधर आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या साथ में लगाना है इसमें फटाफट से बच्चों? एफिडेविट लगाना। याद रखना रूल ऑफ थंब, कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी लेके जाओ, अपील लेके जाओ, साथ में क्या लगाना होता है? एफिडेविट। क्या होता है बच्चों? अफर्मेशन, एक डिक्लेरेशन, कसम खाना कि जो भी मैंने कोर्ट में रखा है सच है, इसमें कोई भी चीज छुपाई नहीं गई है, कुछ भी अनऑथराइज नहीं डाला गया है। आगे बच्चों, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दो। डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता दो कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। आगे बच्चों, कोर्ट फीस। उसके बाद अगर कोई इंटरलोकेटरी, याद है इंटरिम मेजर लेना है। अब तो आर्बिट्रेशन एक्ट में अच्छे समझ गए। अगर आपको कोर्ट से कोई इंटरिम मेजर लेना है, इंटरलोकेटरी भी फाइनल नहीं, कुछ बीच विचार का कुछ रास्ता निकलवाना है, तो भी आप यहीं पे एप्लीकेशन लगा सकते हो। आगे बच्चों, प्रेयर क्लोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। क्या बोला? मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो प्रैक्टिकली यही होता है, जितने भी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज आप मांग सकते हो, वो सारी रेमेडी आपको मांग लेनी है। अगर मांगोगे नहीं तो कोर्ट देगा नहीं। क्या सब बच्चों को क्लियर है? नाउ क्या मैं प्लेंट को सूट के केवल मान लूं? नो, प्लेंट और सूट में फर्क है। सूट तक कंप्लीट है, प्लेंट उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ प्लेंट प्लस अभी जो 8 कंडीशन में पढ़ाने जा रहा हूं, वो कंडीशन मिलाओ तो बच्चों क्या बन जाता है? सूट बन जाता है। ओके की रिपोर्ट है सब बच्चों को? आइए, अब 8 कंडीशन में सबसे पहली बात, जो वो सिविल कोर्ट है, पहले तो सेक्शन 9 याद आ जाए। याद है मैंने पूरी डिटेल में 2 क्लास जुडिक्शन की लगाई थी आप लोग की। कितने तरीके की जुडिक्शन थी पहले बता दो। पहला बोर्ड कोर्ट क्या चेक करेगी? क्या मेरी जुडिक्शन में है? कितने तरीके की जुडिक्शन थी? बहुत सारी थी। ओरिजिनल, अपीलेट, अपीलेट प्लस ओरिजिनल, जुडिक्शन ओवर पर्सन्स, याद है, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, पेक्यूलियर जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो ये सारी जुडिक्शन कोर्ट क्या करेगा? चेक करेगा। डिटेल में भी 2 मिनट के बाद बात करेंगे। अगला पॉइंट कौन सा चेक करेगा बच्चों? क्या ये मैटर कहीं ऑलरेडी पेंडिंग? तो अगर कहां पेंडिंग होना था? रिवीजन फटाफट। कोई दूसरी इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है, वो भी मतलब जहां पेंडिंग था वो कॉम्पिटेंट है, इंडियन है, पार्टी सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, कोर्स ऑफ एक्शन सेम है, टाइटल सेम है। मतलब जैसे रिकवरी ऑफ मनी का केस था, तो ये भी कौन सा केस है? रिकवरी ऑफ मनी का केस है। तो अगर सारी चीजें सेम है और पहली कोर्ट इंडियन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट नहीं है, इंडियन कोर्ट है, तो आप सेकंड कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। अगर गए भी तो सेकंड कोर्ट उसकी ट्रायल के ऊपर क्या लगा देगा? स्टे लगा देगा। किसके ऊपर स्टे लगा देगा? ट्रायल के ऊपर स्टे लगा देगा। सेक्शन नंबर 10, रेस सब जुडाइस स्टे, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस या प्रिंसिपल ऑफ स्टे। देन उसके बाद सेक्शन 11, रेजुरी काटा। बड़े महंगे महंगे वर्ड है और आ सकते हैं पेपर में। अगेन मैं बोल रहा हूं सेक्शन 11, अगर वो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो आप लेके नहीं जा सकते। तो मतलब उस कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है क्या जिस कोर्ट ने पास किया है, तुम दूसरे के पास लेके घूम रहे हो? तो यस सर, सेम मैटर के ऊपर 2 बार आप कभी भी क्या नहीं कर सकते? सामने वाले को प्लीड नहीं कर सकते, सामने वाले को सता नहीं सकते। देन उसके बाद बच्चों 4th, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। एग्जाम्पल दे चुका हूं, जैसे लीगल नोटिस देना था वो क्या है? जैसे और अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे सेक्शन, अगर आप किसी ने कलेक्टर पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करना चाहते हो, एमसीडी के अगेंस्ट केस करना चाहते हो, तो पहले में आपको सेक्शन 80 होता है सीपीसी का, वो आपके सिलेबस में फाइनल में ड्राफ्टिंग भी सीखोगे उस नोटिस की। आपको एटलीस्ट 6 महीने या 3 महीने 4 महीने कुछ टाइम पीरियड होता है, उससे पहले आपको ना कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या कोई पर्सन है उनको क्या करना पड़ता है? नोटिस देना होगा कि हम स्टेट के अगेंस्ट क्या करने जा रहे हैं? केस करने जा रहे हैं। तो आप इसको संभाल लेना, मतलब देख लो, अगर आप हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी तो ठीक है, वरना हम लोग आपके अगेंस्ट क्या करने जा रहे हैं? केस। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ का एग्जांपल सबको समझ में है? आगे 5th, 6th, वैल्यूएशन ऑफ द सूट। अब ये वैसे आपके सिलेबस का कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, बट वैल्यूएशन का मतलब नाम से क्या पता लग रहा है? वो सूट जो आप आए हो लेते हो उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा याद है कुछ? वैल्यूएशन किस चीज की करते थे? वैल्यूएशन किस चीज की? सब्जेक्ट मैटर की। किसकी करते थे वैल्यूएशन? सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन। जो आप रिलीफ मांगने आए हो, क्या बोल रहा हूं मैं? जो आप रिलीफ मांगने आए हो उसकी वैल्यूएशन होगी। आप 1 करोड़ रुपए क्लेम मांगने आ गए, तो भाई उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर कुछ तो कोर्ट के सामने तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और उस वैल्यूएशन में क्या काम? 2 काम। एक तो क्या? सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, पेक्यूलियर जुडिक्शन चेक करना, और दूसरा पर्पस क्या बताया था? कोर्ट फीस को कैलकुलेट करना। कोर्ट फीस को कैलकुलेट करना और दूसरा पेक्यूलियर जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट को चेक करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन। देन उसके बाद बच्चों कोर्ट फीस चेक करना कि है कि नहीं। एंड लास्ट या मेनली ये बोलो क्या विद इन लिमिटेशन पीरियड था या नहीं था। तो ये चीज 8 पॉइंट को चेक करो।
प्लेंट प्लस 8 कंडीशन इज इक्वल टू सूट। एंड जैसे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि यस आपने वैलिड सूट फाइल किया है, तुरंत जो 2 कॉपी आई थी उसमें से एक कॉपी किसको भेज देगी, प्लेंट की एक कॉपी प्लस सम्मन किसको, डिफेंडेंट को। एंड एक तारीख दे दी जाएगी सम्मन के अंदर कि इस दिन आपको कोर्ट के सामने अपीयर करना है। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ सम्मन, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ सम्मन, 2। प्लेंट डिफेंडेंट को बोलना आप अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपीयरेंसेस। एंड दूसरा, इस दिन, इस तारीख वाले दिन आपकी कोर्ट में हियरिंग्स है, उस दिन आ जाना, न्योता आया है आपके नाम से। क्या सब बच्चों को दोनों पॉइंट समझ में आ गए? सम्मन का एक तो क्या बोला, फॉर द रिटन स्टेटमेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, और दूसरा सम्मन। ये सब लिखवाया हुआ है मेघा, सब लिखा हुआ है, लिखो मत। अब आगे सारा है मेरा, इसमें आगे बढ़ो सारे बच्चे। सम्मन चला गया आपके पास। देन वैल्यूएशन ऑफ सूट का मतलब, वैल्यूएशन किसकी होती है, सब्जेक्ट मैटर, मतलब सब्जेक्ट मैटर का मतलब रिलीफ। आइए बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एग्जीक्यूटिव में तो शायद कम पूछते हैं वो लोग, फाइनल में ज्यादा पूछते हैं, बट फिर भी जब मैंने पढ़ाया तो कर लो। हाँ जी, क्या कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है? यस सर। ऑर्डर नंबर 7 रूल 11 कैसे कैसे 4 ग्राउंड ऑफ, वैसे तो बहुत सारे ग्राउंड है बट मैंने उसमें से 3-4 ग्राउंड आपको लिखवा दिए। पहला, कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया। दूसरा, रिलीफ अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूड है। चौथा, कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं पे की। एंड 5वां, ऐसा सूट है जो किसी लोन ने मना किया कि इसके ऊपर तो आप केस कर ही नहीं सकते। मान लो ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है, सेम मैटर के ऊपर आप जा रहे हो, तो सेक्शन 11 ने मना किया है। क्या डन है सब बच्चों को? आगे नाउ एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को पढ़वाया था, सारे बच्चे फटाफट से दोबारा रिवाइज करके वो सेंटेंस बोल दो। क्या था? In a suit for possession against tenant on the ground of non-payment of rent, the period for which the tenant has in default must be stated। क्या मतलब, इसमें 3 चीजें छुपी है। एक तो क्या, सब्जेक्ट मैटर, एक क्या कॉज ऑफ एक्शन, और एक क्या मटेरियल फैक्ट। सब्जेक्ट मैटर का मतलब अपने आप में क्या होता है, रेमेडी, रिलीफ। तो बच्चों पहला, सूट फॉर पोजेशन इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो आप रिलीफ, क्या चाह रहे हो आप रिलीफ, भाई मेरा घर खाली करवा दो, विद और विदाउट रेंट वो बात एक अलग है। तो सब वैल्यूएशन किस चीज की होती है, सब्जेक्ट मैटर। किस किस काम आती है, पेक्यूनियरी जुडिक्शन और कोर्ट फीस। आगे आ जाओ सेकंड पॉइंट बच्चों, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, कॉज ऑफ एक्शन। द पीरियड फॉर व्हिच द टेनेंट हैज इन डिफॉल्ट, मटेरियल फैक्ट। डन है सब बच्चों को? आगे नाउ, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या बताया था, बंडल्स ऑफ फैक्ट, मतलब सेट ऑफ फैक्ट्स और एलिगेशंस जो आपने आरोप लगाए, दैट मेक अप द ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ लॉ सूट। विदाउट अ कॉज ऑफ एक्शन a civil suit cannot arise. It means all the essential facts constituting the rights and its infringement। वो सारे फैक्ट जिनको मिला दो तो क्या बन जाते हैं, आपके राइट को बताएंगे और उसकी इन्वेजन मतलब इंफ्रिंजमेंट को बताएंगे। ऑर्डर 2 रूल 2। यहां तक क्लियर हो गया? मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या बताया था, वो सारे फैक्ट जिसके ऊपर प्लेंटिफ अगर प्लेंट फाइल कर रहा है और डिफेंडेंट अगर डिफेंस मांग रहा है तो वो क्या करता है, रिलाय करता है कि मैं अगर ये फैक्ट मैं बता दूंगा तो मेरा केस सॉलिड बन जाएगा या मेरा डिफेंस सॉलिड बन जाएगा। याद आ गया सब बच्चों को? सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या बताया था बच्चों, रिलीफ। अभी तो बता के हटाओ, पढ़ो फटाफट पढ़ो। मींस द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ व्हिच court has jurisdiction to grant what relief is the main question that relate to the jurisdiction of the court over the subject matter। कैसे बच्चों को समझ में आया? तो यही तो मेन लड़ाई है। क्या सिविल कोर्ट के पास क्रिमिनल मैटर लेके जा सकते हो, क्या क्रिमिनल के पास सिविल लेके जा सकते हो, क्या एनसीएलटी का मैटर सिविल कोर्ट के पास लेके जा सकते हो? तो विच कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट व्हाट रिलीफ इज द मेन क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है जुडिक्शन के पॉइंट से। क्या समझ में आया? आगे Now, what is the meaning of jurisdiction, power or authority? Come on बच्चों, what is the meaning of jurisdiction, power or authority? Come on, jurisdiction का मतलब क्या है, power authority किसकी, आपके कोर्ट की, कोर्ट की। तो ये क्या है, पढ़ो पढ़ो, सेक्शन नंबर 3, 6, 15 to 20 इसके ऊपर लग जाएंगे। jurisdiction means the extent, किस लेवल तक अथॉरिटी है, पावर है कोर्ट की, किस चीज की, टू एडमिनिस्टर जस्टिस, नॉट ओनली विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर। मतलब मैं सिविल कोर्ट हूं तो सिविल मैटर तक, मैं क्रिमिनल कोर्ट हूं तो क्रिमिनल मैटर तक सीमित नहीं है जुडिक्शन बस, और कहां तक, बल्कि टेरिटोरियल। मैं दिल्ली में सिविल कोर्ट का जज हूं तो क्या मैं पंजाब का मैटर ले सकता हूं, क्या मैं हरियाणा का मैटर ले सकता हूं, और
पैक्यूनरी, और मैं दिल्ली में भी हूं, दिल्ली का ही केस है, और मेरी रडार में भी आता है, सिविल केस है, बट क्या पैक्यूनरी जुडिक्शन? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर याद करना तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, 11 12 से पढ़ा, आपको याद रहेगा। कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, 50 लाख तक का मैटर, 50 लाख से 1-2 करोड़ तक का मैटर, और 2 करोड़ से ऊपर वाला मैटर। क्या सब बच्चों को क्लियर है? आगे जुडिक्शन कितने तरीके की करवाई थी बच्चों? फटाफट देखो, अभी कितनी मिनट हुई है? 15-20 मिनट हुई है, और हमने ना बहुत सारा रिवाइज कर लिया। ये जब बेनिफिट होता है, जब आप लोग पहले पढ़ के आए हो, तभी मैं बोलता हूं हर क्लास में पढ़ लो, जब अगले दिन मैं रिवाइज करवाऊं तो ऐसे कॉन्फिडेंस दिखेगा आप लोगों को। बस 15 मिनट पढ़नी होती है घर जाके, फिर आपको ना लास्ट में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब मैं अगर बोलो ना टेस्ट है, तो आप खुद बोल दोगे हाँ सर ले लो टेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा डेली का डेली हमने पढ़ लिया, वो इकट्ठा नहीं हुआ है हमारा। चलो बच्चों आगे, जुडिक्शन कितने तरीके की बताई? ओरिजिनल जुडिक्शन, एपेलेट जुडिक्शन, ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल एपेलेट जुडिक्शन, जुडिक्शन ओवर पर्सन, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, पैक्यूनरी जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुडिक्शन। ओरिजिनल केसेस की थी सबसे बड़ी ओरिजिनल जुडिक्शन इंडिया में किसके? सिविल कोर्ट। किसने बोला? सेक्शन 9 ने बोला एवरी सिविल सूट कहां जाएगा सबसे पहले? सिविल कोर्ट, अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। अगर किसी और लॉ में स्पेसिफिकली बोलता तो बात अलग है, या फिर उसकी पावर ही अलग से किसी, जैसे विल का मैटर मिनिमम कौन सी कोर्ट में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो बात ही अलग है। अदरवाइज सारे सिविल मैटर कहां जाते हैं? सिविल कोर्ट। सेक्शन 9 बोलता है एवरी सिविल कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिक्शन। हाई कोर्ट पे भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी हो सकती है, ओरिजिनल जुडिक्शन कहीं भी हो सकती है। एपेलेट जुडिक्शन सिविल कोर्ट के पास कभी भी, सिविल कोर्ट ओनली ट्रायल कोर्ट या ओरिजिनल जुडिक्शन की कोर्ट मानी गई है। फर्स्ट एपेलेट कोर्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट। आगे बच्चों, ओरिजिनल में भी सेम ही होगा। उसके बाद जुडिक्शन ओवर पर्सन, आपके पास पर्सन मींस कंपनी के अगेंस्ट भी जुडिक्शन हो सकती है, आपके पास इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी, और वो इंडिविजुअल फॉरेनर भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल इंडियन भी हो सकता है, एनी। आगे सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, कम ऑन। सब्जेक्ट मैटर मींस क्या? जो रिलीफ आप मांगने आए हो, क्या पता मैं सिविल कोर्ट और आप क्रिमिनल रिलीफ मांगने आए हो, बोलो ना। आप मेरे पास स्टैंप मैटर का मैटर लेके आ गए, स्टैंप का तो मैं ले नहीं सकता, उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं। तो वो मैटर जो मेरी जुडिक्शन में, वो सब्जेक्ट मैटर मतलब जो रिलीफ मांगने आए हो, क्या वो मेरी पावर में आता है या नहीं आता? आगे बच्चों, सेक्शन 6 औकात से बड़ा केस नहीं लेना। सेक्शन 15 अपनी पावर से छोटा केस, मतलब लोअर ग्रेड की अगर कोर्ट है तो पहले लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट के पास लेके जाना है। याद आ गया सब बच्चों को? देन टेरिटोरियल बच्चों, प्लेस ऑफ सूट, कहां केस करना है, कौन सी कोर्ट में करना है। अगर मैटर दिल्ली का है तो क्या पंजाब में जा सकते हो या गोवा में जा सकते हो केस करने? नहीं सर। तो टेरिटोरियल कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 16 to 20 सेक्शन तक। देखो यानी जो चार्ट बनाया था मैंने सर आपको समझा दिया है। 1 मिनट के बाद, बड़ी गर्मी लग रही है इसको बंद करने के बाद तो यार। एक दिन टाइम निकाल के आर्बिट्रेशन पे हमें ऐसे ही रिवाइज करना है। जो भी लंबा चैप्टर होगा उसको हम ज्यादा डील नहीं करेंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे बैच हमारा ओवरऑल लंबे लंबे चैप्टर्स, आपको जैसे छोटे चैप्टर्स टिप्स पे होते हैं, लंबे भी ऐसे ही हो। मेरा एक दिन ज्यादा लग जाएगा, 10 दिन सिलेबस लेट हो जाएगा, 10 क्लास अगर डिवीजन हो गई, बट एटलीस्ट साथ साथ तुम्हारा सारा रिवाइज हो जाएगा। इधर देखो सारे बच्चे, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन कौन सी बोले थे अभी भी? सेक्शन 9। तो क्या बोला था? जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। क्या है? पढ़ो पढ़ो फटाफट। एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव जुडिक्शन टू ट्राई या ट्रायल ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस आर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली मींस एनसीएलटी आ गया, तो अपने आप से खत्म हो गया। बोल दो इंप्लाइडली, मतलब मान लो अगर वो मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जुडिकाटा लग गया, तो वैसे खत्म हो गया। डन है सब बच्चों को? आगे पेक्यूनरी जुडिक्शन बच्चों, मॉनेटरी। सेक्शन 6 द कोर्ट कैन नॉट ट्राई अ सूट अबव इट्स औकात से बड़ा मैटर नहीं लेना। नीचे सेक्शन 15 एवरी सूट शैल हैव इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। मतलब बट ध्यान रखना, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? लोएस्ट ग्रेड का मतलब छोटी कोर्ट। छोटी जरूर है बट वो क्या होनी चाहिए? अदर टू जुडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल जुडिक्शन इसमें कवर अप होनी चाहिए। चलो ये पढ़ते रहने, इसके बाद इसको जो मैंने एग्जांपल्स डाले थे जी। टेरिटोरियल जुडिक्शन फटाफट सारे बच्चे। टेरिटोरियल मतलब प्लेस ऑफ सेल। इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने। सूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, सूट रिलेटेड टू
रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट रिलेटेड टू रेज्यूडरी, जो यहां नहीं कवर हुए वो सेक्शन 20 में कवर हो जाएंगे। चलो जी, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इमूवेबल, मूवेबल या बोथ? बस एक ही पॉइंट ऐसा था जहां मूवेबल आएगी, अदरवाइज सारे क्या थे? इमूवेबल। तो सेक्शन नंबर 16 लग जाएगा, 17 लग जाएगा, 18 लग जाएगा। 16 कहां लगेगा? जो मैटर प्रॉपर्टी की होगी सर्टेन, क्या होगी प्रॉपर्टी? ये लक्ष्मी नगर है, निर्माण विहार है, रेड मतलब कहां है प्रॉपर्टी? लक्ष्मी नगर, तो केस भी कहां जाएगा? लक्ष्मी नगर। 17 जहां प्रॉपर्टी क्या होगी? दो जुडिक्शन में होगी, अनसेटल मत बोलना, जहां क्या होगी? दो, लक्ष्मी नगर में भी निर्माण विहार में भी, तो कहां जाए? जहां ज्यादा है, एनी ऑफ द कोर्ट, कहीं पर भी हम जा सकते हैं। 18 ना तो लक्ष्मी नगर में समझ में आ रहा, ना निर्माण विहार में, कहीं बीच में है ऐसी, ना तो कोर्ट ये क्लियर कर पा रही कि वो लक्ष्मी नगर में जाना चाहिए, निर्माण विहार में, तो कहां जाएगा? अगेन एनी ऑफ द कोर्ट। बट जिस कोर्ट में भी जाएगा वो क्या लिखवा लेगी? एक स्टेटमेंट लिखेगी कि यस वैलिड ग्राउंड है कंफ्यूजन का, तभी मैंने इस केस को लिया है। तो पढ़ना एक बार जरा, सेक्शन 18 पढ़ो सारे बच्चे फटाफट। Basically deals with the situation of uncertainty of the suit property being situated in the jurisdiction of which court? So question, where the suit has been filed? Any of the said court may proceed to entertain the suit after having recorded a statement to the effect that it is satisfied that there is a valid ground for such. पहले एक स्टेटमेंट लिखवा लेगी, बट ध्यान रखना जिस भी कोर्ट को आप चुनो उसके पास और दो जुडिक्शन होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन और पेक्यूनरी जुडिक्शन होनी चाहिए। टेरिटोरियल की तो बात ये लगे ना, पेक्यूनरी होनी चाहिए। एंड अगर मान लो सेटल में, तो कौन सी कोर्ट में जाएंगे? विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। 17 में कहां जाएंगे? सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी ऑफ द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द होल और एनी पोर्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू द कोर्ट शैल हैव पेक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर। ये है सब बच्चों को। अब सेक्शन 16 के A to E तक पॉइंट थे जो इमूवेबल पे लगते थे, और F पॉइंट था जो मूवेबल पे लगता था। डन है? इधर देखिए 16 A, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट, कहां जाएगा? जहां भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कोर्ट में। बी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए, फैमिली सेटलमेंट थी, जॉइंट ओनर चाहिए, फैमिली सेटलमेंट। सी, फोरक्लोजर और सेल इन द केस ऑफ मॉर्गेज। ये मैंने वैसे तो समझाया था, बट जिसको नहीं भी तो टीपीए जब हम पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। डी, ये रेज्यूडरी एक तरह से, क्या ये रेज्यूडरी मतलब एनी अदर राइट जो ए बी सी या ई में नहीं कवर होगा वो कहां जाएगा? डी में। एनी अदर मींस जो ए बी सी और ई में कवर नहीं होगा वो कहां जाएगा? डी में। फॉर एग्जांपल इंजंक्शन ऑर्डर लेना है तो कहां जाएगा? डी में। ई कि भाई ये कॉम्पेंसेशन रॉन्ग किसके अगेंस्ट है? मूवेबल कहां कवर है? 19 में। इमूवेबल कहां कवर है? 16 ई में। ठीक है, जैसे ट्रेस पासिंग कोई आपके घर में घुस गया तो अगर उसको बाहर निकालना है, कुछ भी करना है, वो आपसे नहीं निकल पा रहा तो आप कोर्ट की मदद ले सकते हो। कौन से सेक्शन में केस आएगा बच्चों? ई में। मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी बट एक्चुअली किसके पोजेशन में है? किसी दूसरे पर्सन के है। आपकी राइट आपका है, किसी दूसरे ने आपसे वो या तो उठा लिया आपके यहां से या मांग के ली थी 2 दिन के लिए बट वो लौटा नहीं रहा, तो भी केस कहां फॉल करेगा? 16 क्लोज एफ में। डन है सब बच्चों को? आइए सेक्शन 20 याद है आप लोगों को? सेक्शन 20 रेज्यूडरी। सेक्शन 19 कर लेते हैं ना पहले यार, ऊपर रह गया हमारा। सेक्शन 19 बच्चों, कोई भी गलत हुआ है, कोई भी रॉन्ग हुआ है, किसके अगेंस्ट हुआ है? किसी भी पर्सन या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो केस कहां होगा? जहां मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बोलो, वो तो इमूवेबल में चेक करना था, तो मूवेबल में कहां चेक करेंगे हम? केस कहां होगा? जहां प्लेंटिफ रहता है, जहां डिफेंडेंट। कम ऑन, किसका चेक करना है? डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का कोई भी लेना देना, तो क्या याद रखना है? जहां डिफेंडेंट रहता है, या जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस करता है, या जहां पर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है होली या पार्शियली। क्लियर है सब बच्चों को? सेम 20 भी। 20 क्या है बच्चों? रेज्यूडरी, मतलब सूट अगेंस्ट इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन। इंडिविजुअल का सिंगल डिपेंडेंट है या सिंगल है तो सेम सेक्शन 19, मल्टीपल डिपेंडेंट है या कॉर्पोरेशन है तो यहां जाओ। हाँ जी, सूट अगेंस्ट इंडिविजुअल, डिपेंडेंट क्या है? सिंगल, तो नॉर्मल है सेक्शन 19। मल्टीपल है तो ध्यान से बच्चों 2 बातें होंगी। चेक करो क्या देयर इज एनी कॉमन प्लेस। कॉमन याद है 4 में से, या तो जहां डिपेंडेंट रिसाइड्स, 2 डिपेंडेंट है, दोनों के दोनों दिल्ली में रहते हैं,
या जहां कैरीज ऑन बिजनेस, या जहां परसिव फॉर गेन, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन म्यूचुअली अराइज हो गया हो तो वहां कर दो। बट प्रॉब्लम ही कब आएगी? इफ देर इज नो कॉमन प्लेस। देखो, देख रहे हो सामने, मान लो कोई एक्शन गोवा में हुआ था तो वहां कर दो, बट प्रॉब्लम क्या है? व्हेन देर इज नो कॉमन प्लेस ऑफ ऑल द डिफेंडेंट, तो वहां कहां जाएंगे बच्चों? बोलो। या तो दूसरे डिफेंडेंट ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट दे दी, एक्विजिशंस मतलब अपनी कंसेंट दे दियो कि चलो यार वैसे तो हम पंजाब में रहते हैं, एक बिहार में रहता है, बट चल कोई बात नहीं, पंजाब में मैं आने के लिए तैयार हूं, बिहार में कहीं आओगे आप कोर्ट में, तो ठीक है जी, हो जाएगा। बट अगर मान लो पार्टीज एक्विजिशंस ना दे, पार्टीज ने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो कहां जाओगे? फिर तो यार पटना वाला बोल रहा है मेरे यहां, बिहार वाला, पंजाब वाला बोल रहा है मेरे यहां, फिर क्या होगा? आप किसी भी कोर्ट में जाओ, वहां रिक्वेस्ट करो, एप्लीकेशन लगाओ कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, कोई पार्टी म्यूचुअली एग्री नहीं कर रही है, तो वो कोर्ट आपकी क्या कर सकता है? आपको परमिशन दे सकता है कि कोई नहीं, आप हमारे सामने कर दो। क्या क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है जी, सेक्शन 20 भी ओवर। इंजाइल इंसुलेशंस वर्सेस डेवी एशमोर इंडिया लिमिटेड, इस केस में क्या बोल रहा था मैंने? फटाफट पढ़ना सारे बच्चे। अगर एक या एक से ज्यादा कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, तो क्या उस केस में कोई एक कोर्ट को पावर दे सकते हैं कि चलिए यार इसी कोर्ट में चले जाए? यस। बट अगर जिसको हमने पावर दी है, मान लो गोवा कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं, दिल्ली कोर्ट के पास जुरिडिक्शन थी, पंजाब कोर्ट के पास जुरिडिक्शन थी, हरियाणा कोर्ट के पास जुरिडिक्शन थी, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूं। बट अगर पार्टी से बोल दो चल यार हमने गोवा भी घुमाएंगे, गोवा में हम गोवा कोर्ट में चले, तो क्या जा सकते हो आप गोवा? नो। जिन कोर्ट्स में जुरिडिक्शन है बस उसी को सेलेक्ट कर सकते हो। ये किसने बोल दिया? हकम सिंह वर्सेस गैम। वाले ने क्या बोला? 3 कोर्ट के पास जुरिडिक्शन थी, 4 के पास थे, कोई एक को सेलेक्ट कर दो, यस हो सकता है। बट ऐसी कोर्ट सेलेक्ट कर दी जिसमें जुरिडिक्शन ही नहीं है? नो सर। इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन कैन नॉट बी क्योर्ड इवन बाय द कंसेंट या एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ध्यान से बच्चों। सूट अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, सूट अगेंस्ट कहां करना है? या तो जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या जहां ब्रांच ऑफिस प्लस कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वरना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। संबंध के कितने पर्पस बताए थे? 2। ऑर्डर 5 ना याद हो तो छोड़ देना। साथ में क्या जाएगी? कॉपी ऑफ द प्लेन। एक तो आपको उस दिन अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट करनी है, डिफेंडेंट की प्लीडिंग्स भी होती ना, रिटन स्टेटमेंट, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग वाले दिन आपको क्या करना है बच्चों? अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल और फर्स्ट हियरिंग की डेट बता देना कि इस दिन आपको कोर्ट के सामने पेश होना है, उस दिन से आपकी ट्रायल शुरू हो जाएगी। तो इधर देख लो क्या जी, ऑर्डर 2 पर्पस, एक तो अपीयरेंसेस आपको अपीयर करवाना, ऑर्डर 8, और एक ऑर्डर 9 और ऑर्डर 8 क्या? रिटन स्टेटमेंट टू अपीयर द डिफेंडेंट बिफोर द कोर्ट, दैट इज डेट ऑफ हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग बोल सकते हैं, कितने दिन में होते हैं जनरली? वो 30 दिन के अंदर अंदर टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। यहां क्या है? टू फाइल रिटन स्टेटमेंट एट और बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, यूजुअली विद इन द टाइम प्रोवाइडेड इन द सम्मन। तो जनरली एक टाइम बता दिया जाता है। आगे डिफेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या क्या चीज डालोगे आप इसमें? जिन जिन फैक्ट पे आप रिलाई करते हो। याद है प्लेंटिफ ने भी डाले थे, प्लेंटिफ अपने मेटेरियल फैक्ट डालता है जिन पे वो रिलाई करता है, डिफेंडेंट अपने मेटेरियल फैक्ट डालता है जिन पे आप रिलाई करते हो। तो इनको स्पेसिफिकली आंसर देना है। जो भी प्लेंटिफ ने आरोप लगाए, मान लो 10 आरोप लगाए, हर एक आरोप का आपको लाइन बाय लाइन या तो एडमिट करना या देना है स्पेसिफिकली। अगर कोई पॉइंट अनरिप्लाइड रह गया तो उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड एक्सेप्टेंस। आप डिफेंस में क्या क्या ले सकते हो? सेट ऑफ बी, काउंटर क्लेम बी, ट्रैवल, और भी हमारे सिलेबस में नहीं है, और भी ले सकते हैं। बना कर देना, नहीं मैं तो था ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। या फिर हाँ मैं मानता हूं मैंने किया था, बट उसने उसको भी तो मेरे पैसे देने थे। मैं मानता हूं मैंने उसको 500 रुपए नहीं दिए, बट उसको भी तो मेरे 300 रुपए देने थे। समझ में आ गया? और काउंटर क्लेम, नहीं मैंने उसको कोई पैसे देने, बल्कि उसको मेरे पैसे देने हैं। ये क्या था? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद आ गया? आप अपीयरेंसेस कैसे कर सकते हो? खुद से भी कर सकते हो और अपने प्लीडर को भी भेज सकते हो। सिविल केस में याद रखना, अगर सिविल मैटर है और कोर्ट ने आपको नहीं बुलाया, मैंडेटरी नहीं किया, तो जनरली आप अपना मैटर वकील के थ्रू भी खत्म करवा देते हो। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? अगर सिविल मैटर है तो आप अपने मैटर को वकील के थ्रू भी खत्म करवा सकते हो, बट हम चले जाते हैं क्योंकि वकील का क्या पता अगली तारीख आगे पैसे बनाता रहे बार बार हमारे। क्या बात समझ में आ रही है? बट आप खुद से भी जा सकते हो और अपने वकील को भी भेज सकते हो। चलो इधर आगे सारे बच्चे। अपीयरेंस वाले दिन क्या होगा बच्चों? कम ऑन, कितने क्या क्या चीज होंगी? 4 बातें याद है। इसके साथ साथ आर्बिट्रेशन एक्ट को भी पढ़ लेना। कम ऑन बच्चों, इसके साथ साथ आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 25, डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज, वो डिफॉल्ट भी एक बार पढ़ लेना साथ साथ की रिवाइज हो जाए दोनों में क्या डिफरेंस था।
ठीक है, मैं पढ़वा दूंगा बल्कि ओपन करके, ये बल्कि ये चीजें किया करो आप, जो कॉमन टॉपिक। अब पता क्या करना और अच्छी क्लैरिटी, जो सीपीसी के प्रोविजन सीआर बीएनएसएस के साथ कॉमन होंगे, संबंध भेजने के तरीके, तो वहां भी साथ में जब आप कभी बैठो ना, कॉपी बना, अपने चार्ट्स बनाना, अपने हाथ से नोट्स करना कि सीपीसी में तो ये प्रोविजन बोलता है और सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस में ये प्रोविजन बोलता है, उससे पेपर वाले दिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, इसी के साथ आप अपनी नोटबुक में लिख लो कि रेड विद सेक्शन 25 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, अपने नोट्स में लिख लेना रेड विद सेक्शन 25 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। उस टाइम में नहीं बता सकता था ये चीजें, क्योंकि आपने जब तक आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं किया था, याद है, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ देता था कि जब होगा तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको अपना क्लियर हो जाएगा। अब आप रिलेट कर पाओगे कि सीपीसी में अगर आपने फाइल नहीं किया तो क्या हो जाएगा। जब सीपीसी में अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकता है, बट वहां तो ऐसा नहीं था आर्बिट्रेशन एक्ट में। समझ में आ रही है बात? सेक्शन 25 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, बोलो। तो जैसे आपके कुछ चैप्टर्स होंगे, जब आप उनको मिला के रिवाइज करोगे ना, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्लैरिटी भी। अब ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलना, जिस बच्चे ने घर पे सीपीसी पढ़ा था, क्या उसको याद आ रहा है, क्या उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ जो हमने रेगुलर क्लास में घर जाके पढ़ा था एज इट इज माइंड में याद आ रही होगी वो चीज। अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना और ये क्लास बाद में दोबारा रिवीजन एक बार और देख लेना, ठीक है। इधर देखो सारे बच्चे, अब चार ही बातें होंगी यार अपीयरेंस में। ऑर्डर नंबर 9 भूल जाना, ऑर्डर नंबर 9 ना याद हो तो चार ही बातें होंगी, या तो दोनों पार्टीज आ गई या दोनों आ गई तो या तो उसी दिन फैसला आ गया या अगली तारीख एडजमेंट। दोनों नहीं आई, हर जज बेवकूफ तौर में डिसमिसल, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा हूं, डिसमिस मैटर। क्या डिसमिसल? याद है डिक्री ऑफ द कोर्ट, डिक्री की डेफिनेशन। क्या इसको डीम्ड डिक्री मान लेंगे नहीं मानेंगे? डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज में क्या डीम्ड डिक्री मानते कि नहीं मानते? मानते हैं या नहीं मानते? खोलो अपना डिक्री, फटाफट खोलो। याद है 4 पॉइंट याद करवाए थे, अपीलेबल ऑर्डर्स और दूसरा डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज में। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको क्या मान लेते हैं? डिक्री ऑफ द कोर्ट में। लाइको तो चीजों को जोड़ो, पढ़ो इस बार डीम्ड डिक्री पढ़ो एक बार, फटाफट डीम्ड डिक्री पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। कौन कौन से दो को मानते हैं डीम्ड डिक्री? उनको डीम्ड डिक्री मानते हैं और उसको नहीं मानते, ठीक है। इन दोनों क्या करेंगे? डीम्ड डिक्री नहीं मानेंगे। और किस चीज को मानेंगे डीम्ड डिक्री? बोलो। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अभी पढ़ा था ना, ऑर्डर 7 रूल 11, उसको मान लेंगे। और दूसरा क्या बताया था बच्चों? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसके अंदर 144 के अंदर। तो हम दोनों क्या मान लेते हैं हम लोग? डीम्ड डिक्री। अपीलेबल ऑर्डर को और डिसमिसल ऑर्डर को हम डीम्ड डिक्री नहीं मानते थे। तो इकट्ठे करा करो प्रोविजंस को, रिलेट करा करो आगे। क्या हुआ निर्भय? अब डाउट है तो पूछ रहे, भी आगे बढ़ूंगा मैं, कोई बात, ठीक है। अगर पहले फोर्थ वाले पे आ जाओ। प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया तो क्या होगा? प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया तो इन जनरल तो कोर्ट वेट करेगा, अगर फिर भी नहीं आया तो डिसमिस। बट अगर डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट में या फेस टू फेस आके कोई पॉइंट मान लिए थे तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है बच्चों? उन मैटर्स के लिए डिक्री पास कर सकती है और रेस्ट को डिसमिस कर देगी। एंड इधर आ जाओ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, प्लेंटिफ आ गया लेकिन डिफेंडेंट, तो कोर्ट चेक करेगी क्या सम्मन ड्यूली सर्व हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो ऑर्डर दे देगी कि प्रॉपरली सर्व करो, उतना टाइम पीरियड आपको मिलेगा। अगर सम्मन ड्यूली सर्व हुआ था फिर भी आप नहीं आए तो कोर्ट एक्स पार्टी हियरिंग्स ऑर्डर करेगी। और अगर आप लोग उस दिन एक्स पार्टी हियरिंग्स हो गई तो बढ़िया है, देन अगली तारीख दे देगी एक्स पार्टी डिक्री की। तो जिस दिन एक्स पार्टी डिक्री या हियरिंग्स चल रही है, पार्टीज आ गई, जो पार्टी थी डिपेंडेंट आ गया, तो क्या होगा? ऑर्डर 9 रूल 7 लग जाएगा। कोर्ट आपसे कोस्ट लेके और क्या कर सकता है? ये मान लेगा जैसे कि कभी डिफॉल्ट हुआ ही नहीं था। और अगर आप उस दिन भी नहीं आए तो कोर्ट क्या पास कर देगा? एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या इस एक्स पार्टी डिक्री को चैलेंज किया जा सकता है? यस सर। 3 ही ग्राउंड मान लेना आप चैलेंज करने के। मैंने लिखवाया नहीं था शायद ये आपको ना, मैंने पिक क्लिक करवाई थी लास्ट में एक्स पार्टी डिक्री की, याद है आप लोगों को? उस दिन आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखा होगा। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखा होगा, मेरे पास अभी वो नोट्स नहीं है। तो आपने ना चार रेमेडी थी, बट मैं फिर भी 3 ही बोल रहा हूं, 3 ही याद रख लेना। कौन कौन सा? आप अपील लेके जा सकते हो, और दूसरा क्या था?
आप रिव्यू लेके जा सकते हो और सेम कोर्ट के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट थी क्या कर सकते हो, ऑर्डर 9 रूल 13 क्या सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री की एप्लीकेशन लगा सकते हो, सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री की एप्लीकेशन लगा सकते हो सेम कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट को सफिशिएंट लगा तो उसको सेट असाइड करके और केस को दोबारा से रिज्यूम कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद क्या कुछ बीच में रह गया था मेरा, फटाफट बताना आप लोगों ने नोटिंग में क्या था, कुछ पॉइंट मैंने जो करवाया होगा तो सेट ऑफ काउंटर क्लेम करवाया था ना पहले मैंने। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है जी। अब क्या क्या डिफेंस मांग सकते हो आप अपनी रिटन स्टेटमेंट में बच्चों? सारे डिफेंस तो आपके कोर्स में नहीं है, इनमें से कौन सा डिफेंस आपके कोर्स में है? बट कौन सा? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ याद आप लोगों क्या था भाई? आप मानते हो यस आई एक्सेप्ट कि मैंने उसके इतने पैसे देने हैं, ये ओनली मॉनेटरी सूट में लगेगा। कमॉन, क्या बोला है? ओनली मॉनेटरी सूट में लगेगा। जब आप एक्सेप्ट कर लो कि यस आई एग्री, मुझे उसका इतना पैसा देना है जो वो क्लेम कर रहा है, कौन करेगा? डिफेंडेंट। बट उसको भी तो मेरा इतना पैसा देना है। तो इधर ध्यान से बच्चों, तो जब डिफेंडेंट अपने डिफेंस में मांगता है तो दो चीजें मांगता है, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। ध्यान रखना, काउंटर क्लेम बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, वो एनी टाइप ऑफ सिविल सूट में लग जाएगा, बट ये कौन से सूट में लगेगा? ओनली रिकवरी ऑफ मनी, ओनली रिकवरी ऑफ मनी। तो वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है काउंटर क्लेम। इधर आ जाओ, सेट ऑफ ओनली सूट रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ मनी। अब दो तरीके के सेट ऑफ होंगे बच्चों, कौन कौन सा? लीगल सेट ऑफ और दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6, इक्विटेबल सेट ऑफ ऑर्डर 19 रूल 20, काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6 कैपिटल ए। अच्छा, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। अगर आपने मांगा तो कोर्ट को ग्रांट करना इवन एक सेपरेट सूट की तरह ट्रीट होता है। लीगल सेट ऑफ किसके लिए ट्रीट होता है? अगर कोर्ट ना भी अलाउ करे तो आप सेपरेट सूट लेके जा, तो सेपरेट क्लेम में तो क्या सेपरेट कोर्ट फीस देनी पड़ेगी? बोलो। एंड क्या सेपरेटली कोर्ट की जुडिक्शन चेक करनी पड़ेगी? तो सारी चीजें सेपरेट सूट की तरह होंगी। इवन अगर ओरिजिनल सूट विड्रॉ भी कर लेगा प्लेंटिफ, तो भी डिफेंडेंट के सेट ऑफ के ऊपर कोर्ट को जजमेंट डिग्री पास करनी पड़ेगी। क्लियर है सब बच्चों को? इधर आ जाओ। इक्विटेबल क्या होता है? ये कोर्ट की मर्जी है, आपने फाइल किया है नहीं किया, बट कोर्ट को देना है नहीं देना है किसकी मर्जी है? इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो देखो मैंने एक नीचे छोटा सा वो बनाया था। अब भाई ने क्या किया है? आलोक के ऊपर आरोप लगाया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए, 1000 रुपए आपको मेरे देने हैं। देन क्लेंट गया, कहां गया? कोर्ट में। आलोक बोले यस आई एक्सेप्ट कि मुझे इसके 1000 रुपए देने हैं, बट उसने भी तो मेरे 600 रुपए देने हैं, उसको क्या करवा दो? एडजस्टमेंट। तो पहली चीज मॉनेटरी सूट। दूसरी चीज बच्चों क्या होनी चाहिए आपकी? आप टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज सेपरेट सूट भी अलाउड हो सकता है इस चीज के लिए। चौथी चीज अ सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होनी चाहिए? सर्टेन सम ऑफ मनी। पांचवी सेपरेट ट्रांजैक्शन या सेम ट्रांजैक्शन दोनों अलाउड है। छठी पार्टी सेम होनी चाहिए। सातवीं कोर्ट की जुडिक्शन। आठवीं कोर्ट फीस सेपरेट जाएगी इसकी। नौवीं नो क्लेम, जो क्लेम मांग रहे हैं आलोक वो 1000 रुपए चाहिए, मतलब ओरिजिनल क्लेम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10वीं ऑब्जेक्ट किया इस प्रोविजन को लाने का? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकना, एक ही मैटर से रिलेटेड मल्टीपल सूट ना हो। क्या फायदा है? एक ही केस के अंदर मर्ज कर दो। डन है सब बच्चों को? तो यहां मैंने स्टार लगाया। सेपरेट सूट का मतलब क्या है? लीगली रिकवरेबल मनी बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिफ। तो इवन लीगली रिकवरेबल मनी है, आप इस सेम मैटर के लिए सेपरेट सूट भी लेके जा सकते हो। डन है सब बच्चों? बहुत बढ़िया। देखो मैंने इसके अंदर कंडीशंस ला रखे, पॉइंट फटाफट सारे बच्चे। लीगल सेट ऑफ पहला, when a suit related to a monetary claim has been started in the court and plaintiff makes claim from the defendant for a certain sum of money, fixed sum of money, it is basically a cross claim। क्लेम के ऊपर क्लेम मांगना by the defendant in respect of fixed amount होना चाहिए of money। for this amount even a separate suit could have been filed। ओके की रिपोर्ट से बच्चों को याद आ रहा है? आगे the court can accept the claim of set off to avoid the multiplicity of suit। आगे once the condition for claiming set off is that both the claims must be related to money। one of the condition, once नहीं, one of the condition क्या है? बोथ दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? related to money। इवन टाइम बार्ड सूट भी क्लेम नहीं, टाइम बार्ड सूट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ आप टाइम बार्ड का नहीं कर सकते, इक्विटेबल कर सकते हो। आगे अमाउंट ऑफ सेट ऑफ जो डिपेंडेंट मांग रहा है वो क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इवन जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट से ज्यादा
नहीं होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ ने अपना क्लेम विड्रॉ भी कर लिया, फिर भी डिफेंडेंट के सेट ऑफ के क्लेम को कोई भी अफेक्ट नहीं पहुंचेगा, कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। कोर्ट को इसको सेपरेट जजमेंट पास करनी पड़ेगी दोनों के लिए, प्लेंटिफ के लिए भी करनी पड़ेगी और डिफेंडेंट के लिए भी। और ये बीच में क्या रहेगा, एवं सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी। ऑब्वियसली सेपरेट था ना 600 रुपए देना, या फिर उस काम से रिलेटेड पैसा रोका गया था, सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी तो आप लीगल सेट ऑफ मांग सकते हो। इक्विटेबल सेट ऑफ में सारी चीज सेम है, बस क्या डिफरेंस है याद है, ये में सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तभी आप कहां आ सकते हो इक्विटेबल। दूसरी बात अनसर्टेन सम ऑफ मनी, और तीसरी बात टाइम बार्ड सूट भी आ सकता है। क्या बोला मैंने, 3 चीजें, टाइम बार्ड सूट, अनसर्टेन सम ऑफ मनी और सेम ट्रांजैक्शन होगी तभी आप इक्विटेबल सेट ऑफ में आओगे, अदरवाइज आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, लीगल सेट ऑफ में जाओ। देखो इधर सारे बच्चे, जैसे मान लो भरत और सान्या बोलते सर मेरी लास्ट 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। कितनी, 3 महीने से आपने कोई सैलरी नहीं दी मेरी। तो कोर्ट में चले गए, वो कोर्ट में जाकर सम्मन भेजा गया सान्या को। सान्या क्या रिप्लाई कर रही है डिफेंस में, आई एक्सेप्ट, मैं मानती हूं कि मैंने इसकी सैलरी नहीं दी, बट भरत ने किचन में 30,000 रुपए का लॉस कर दिया था। तो सेम ट्रांजैक्शन है या सेपरेट है, सेम। पैसा क्यों रोका गया है, क्योंकि उसी के एक्ट में नेग्लिजेंस की वजह से। तो वहां तो सेपरेट था, 600 रुपए पता नहीं कब दिया था, किस चीज का, बोलो ना। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों डाल दिए, सर्वेंट वाला, वॉशरमैन धोबी वाला, दोनों एग्जाम्पल डाल दिए थे। पढ़ लो फटाफट फटाफट। इफ द क्लेम बिटवीन द पार्टीज अराइज आउट ऑफ एंड द क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट इज फॉर एन of money, in this case the defendant will be allowed to claim for an equitable set off in the same suit. When the parties make cross demand of money on account of single या same transaction, the court may grant equitable set off. The concept of equitable set off is not recognized in India. How the court may allows when parties claim equitable set off. अगर पार्टी मांगती है तो कोर्ट दे सकता है, लॉ में कहीं पर भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि आपको देना ही देना पड़ेगा, ऐसा लॉ में कहीं पर भी नहीं बोला गया। सेट ऑफ ग्रांटेड टू द डिफेंडेंट फॉर एन अनसर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन रीजनेबल ग्राउंड इवन इन टाइम बार्ड। तो इवन टाइम बार्ड क्लेम भी आ सकते हैं, अनसर्टेन अमाउंट आ सकता है, और रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए तभी आए। रीजनेबल छोड़ दो, अनसर्टेन और टाइम बार्ड डेट दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। हाँ जी, काउंटर क्लेम क्या था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये डिफेंस नहीं था बल्कि वेपन के तरीके से यूज किया गया था। मैं केस कर रहा हूं, सर इनको मेरे घर में से निकलवा दो, ना तो रेंट दे रहे हैं और ना मेरा घर खाली कर रहे हैं। आप कोर्ट में बोल रहे हो कौन सा घर, बल्कि हम मालिक का घर का, ये हमें बार बार आ रहा है, मेंटल एग्री करवा दो। ये बात समझ में आ रही है। देखो, इफ A has filed a case against B for possession of property, so the court issued a summon to B. Now B filed a written statement. B stated that the property does not belong to A, and even I am the owner of the said property. Also, the question of A is not. समझ में आ गया सब बच्चों को। The counterclaim is not limited to money suit only. It is applicable on any type of civil suit. जब भी मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया है, रिकवरी ऑफ पोजेशन वाला। It is a weapon at the hand of defendant. In case of counterclaim, even unascertained sum of money can be claimed. The right of counterclaim may even from separate transaction, but the counterclaim should not exceed the pecuniary limit of the court. ये ध्यान रखना, सेम है ये, pecuniary limit से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इवन इन द टाइम बार्ड सूट में भी आप लोग क्लेम मांग सकते हो, मतलब जो आप क्लेम मांग रहे हो वो इवन टाइम बार्ड हो चुका है, फिर भी आप यहां पर क्लेम मांग सकते हो। ठीक है जी, तो चलो सेट ऑफ भी हमारा पूरा हुआ। सेकंड स्टेज को भी करते हैं 1 मिनट के बाद। नॉन स्टॉप बोल रहा हूं ना, बिल्कुल गला हो गया मेरा। थर्ड स्टेज हो जाएगी। डिक्री को तो हमें कहां से पढ़ना, बुक से ही पढ़ेंगे। रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे बस बुक से तो एक हमें डिक्री पढ़ना है फिलहाल बस। चौवन मिनट हुई है, सुपर फास्ट। हाफ से भी ज्यादा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया 54 मिनट में। वो इतना भी, वरना मैं रुकता नहीं, बस गर्मी ज्यादा लग रही है, चला रहा हूं तो तुम लोग कह रहे हो शोर आ रहा है।
अरे इनको डिस्टरबेंस हो रही है, ऑनलाइन वालों को आवाज वॉइस में हो रही है खर खर। यार इनकी तो कूलिंग ही नहीं आ रही बिल्कुल यार इस तरफ, तुम्हें भी नहीं आ रही? इतने से तो क्या ये सीधा ही तो फेंकेगा वो हवा यार। मेरा तेज बारिश आएगी, बड़ी ज्यादा सफोकेशन हो रखी है बारिश से, पर आनी तो चाहिए बारिश यार। हाँ कहां पे? वो पानी भी कुछ कुछ लहरती होती आती है उसमें से चीजें गंदगी। क्या हुआ? गंदा पानी होता है। सर ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे क्या? ऐसे रिवीजन कर लो ऑन सर फैन को। कर दूंगा भाई कर दूंगा, ठीक है आओ। पर प्रॉब्लम क्या होगी फिर, बच्चा डिमांड करेगा नोट्स दे दो, हैंड रिटन नोट्स क्लास वाले सारे यार। मेरे को डालने में दिक्कत नहीं, जैसे हर सर ने कर दी थी अपलोड, मैं भी कर दूंगा। फिर वो बोलेगा ये वाले नोट्स दे दो सारे जो क्लास में लिखवाए हैं सारे, या जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिए मैंने। चलो देखता हूं, आइए। हाँ जी एक सेकेंड और बस। अब सेकंड स्टेज क्या बोल रहे हैं? सेकंड स्टेज सर मंडे तक लिमिटेशन एक्ट एंड कल वाला टेस्ट सारा करेक्शन करके दे दीजिएगा ना। नॉट पॉसिबल यार, भाई टेस्ट चेक करने में बहुत टाइम लगता है, और मैंने तो शायद चेक करके दिए भी है, चाहे वो एक ही वो दिया, किसी और ने तो वो चेक भी नहीं किया होगा अभी तक टेस्ट। किसने लिए यार? बहुत टाइम लगता है। तुम्हें लगता है कि टेस्ट मैं अपने तुम देखते जाओ, मेरे को जैसे जैसे टाइम लगा, तुम ये मत सोचो कि मैं टेस्ट चेक नहीं, मैं कर दूंगा, मैं आज नहीं तो कल 5 7 10 दिन के बाद कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बट मेरे एंड पे यार ऐसे मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं, मतलब मेरे पास और फाइनल की भी क्लासेस होती है यार। आप अपने एंड पे देखते जाओ, आप ये मत सोचो क्या है क्या नहीं, वो आपको वन डे द डे आपको मिल जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस रखो कंटिन्यू। याद आ गया टेस्ट कल वाला देना? आपने दिया मेगा लाइव तो दे देना आप भी याद से ना। इधर सुनो, चलो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज ओवर। जैसे आप अपीयरेंस करोगे फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग क्या मानी जाएगी? ट्रायल स्टेज स्टार्ट हो गई। देखिए एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, क्या बोला है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कोर्ट क्या करेगी? दोनों पार्टी से असर्टेन या उनके प्लीडर से पूछेगी, हाँ भाई क्या आप अब केस को मान रहे हो, एडमिट कर रहे हो, या सामने वाले के डिफेंस जो उसने मांगा उसको डिनायल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों पार्टी से केस की समरी एक तरह से जानी जाएगी कि हाँ भाई आप एडमिशन कर रहे हो, डिनायल कर रहे हो, और जो भी वो आंसर दे रहे हैं उसको क्या करा जाएगा? रिकॉर्ड। और ये ओरल होगा, ये रिटर्न जरूरी नहीं है, क्या होगा? और ये इग्नोर कर दो जो मैंने जज में ये बोला था। आगे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या बोला है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब इन एविडेंस, लाइक अब याद है आपको फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा कहां इंपॉर्टेंट था? मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ प्लीडिंग्स। नाउ फैक्टा प्रोबेंशिया कहां इंपॉर्टेंट? एट द टाइम ऑफ ट्रायल। इसको फैक्ट इन एविडेंस भी बोल सकते हैं। तो अब जो भी पार्टीज के पास सबूत है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एट और बिफोर द डेट ऑफ सेटलमेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। उससे पहले पहले आपको अपने अपने सबूत रख देने हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। फ्रेमिंग ऑफ, अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, इधर ध्यान दो सारा बच्चों। When one party affirms and the other party denies a material proposition of fact or law, then only issue arise. So settlement उन्हीं का होगा। सुनो इस वाले पॉइंट को आराम से समझो एक बार। अगर एक पार्टी ने आरोप लगाया और दूसरी पार्टी ने मान लिया तो वो तो है नहीं मुद्दा, उसमें तो मैं क्या डिसीजन दूंगा जब आपने मान ही लिया। प्रॉब्लम ही क्या है? एक पार्टी ने आरोप लगाया और दूसरी ने क्या कर दिया?
डिनायल, तो वही क्या बनेगा, मुद्दा। उसी के ऊपर क्या किया जाएगा, मटेरियल प्रोपोजिशन, मतलब वही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वही पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर मुझे क्या पास करना है, जजमेंट ऑर्डर पास करना है। तो जितने भी पॉइंट्स फ्रेम होंगे उन सब पॉइंट्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा, जजमेंट पास करनी पड़ेगी। जनरली क्या क्या इनपुट है, कहां कहां से हम लोग वो करते हैं, देखो लिखा है ना, कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल द इश्यूज फ्रेम्ड। जनरली कहां कहां से इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, एक तो जो पार्टीज ने कसम खा के बात बोली होंगी एफिडेविट पे, एक जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए उनमें आपने आंसर्स जो दिए हैं वहां से कोई बात निकल के आ रही है, एक प्लीडिंग से कोई बातें निकल के आ रही हैं, और एक जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट में सबूत रखे हैं वहां से जो भी चीजें निकल के आई हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जिनका कोर्ट को क्या पास करनी है, जजमेंट। क्या पास करनी है, जजमेंट। देन पार्टीज अपनी अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस दे देंगी कि भाई ये हमारी क्या है, लिस्ट ऑफ विटनेस है, जो आपको क्या करवानी है, कोर्ट से कोर्ट उनको सम्मन भेजेगा और जो कोर्ट के सामने जाके गवाही देंगी। तो कब तक दे देनी चाहिए आपको लिस्ट ऑफ विटनेस, 15 दिन के अंदर अंदर। जब से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गए उसके 15 दिन के अंदर अंदर दोनों पक्षों को अपनी अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस के सामने जमा करवा देनी है कोर्ट के सामने। ये टॉपिक करवाया नहीं जाएगा, मैंने क्लास में करवाया था वही वाला मैंने, फिर इस वाले टॉपिक में सारे चुपचाप क्यों बैठे हो, पता नहीं क्या घर जाके बाद में तुम लोगों ने, बोलो। अच्छा ठीक है, अब जब सारे तमाम सबूत हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे, तो अब लास्ट स्टेज आ गई सूट की, दैट इज फाइनल आर्ग्यूमेंट। कोर्ट दोनों पार्टीज को मौका देगी कि हां भाई अब तो शर्म खा लो, सारे सबूत गवाह इन सबको देखने के बाद अब तो आप अपने बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, अपने केस के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हो। दोनों पक्षों को एक लास्ट चांस दिया जाएगा अपने अपनी साइड की समरी सुना दो। Once the document has been produced in the court and the witness of the both the side examine and cross-examine, the stage is set for final. It allows both the side to present its case. It can therefore be said to be an opportunity for both the side to present a summary of their case or defense. Now, कोर्ट क्या करेगी, थर्ड और लास्ट एक तरह से मान लो जजमेंट सुनाएगी, एंड जजमेंट के बाद जजमेंट की लास्ट पैराग्राफ क्या होता है, डिक्री। क्या होता है, रिलीफ यानी डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो जजमेंट क्या होती है, ग्राउंड्स, एक वो स्टेटमेंट ऑफ द कोर्ट जिसमें वो क्या बताती है, ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट ने अपनी डिक्री सुनाई है, जो डिक्री पास की है, तो वो सारे ग्राउंड्स, वो सारे रीजंस, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, जजमेंट। जनरली कितने दिन, अच्छा जजमेंट के लिए क्या वर्ड होता है, प्रोनाउंस, सुनाना। क्या होता है, जज लिख के नहीं देता, सुनाता है, उसके बाद जो स्टेनो बैठता है वो उसको लिख के आपको कॉपी प्रोवाइड करता है। और याद रखना, जजमेंट की कॉपी अपील में अगर आपको जानना है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, जजमेंट की कॉपी लेना जरूरी है। याद है लिमिटेशन एक्ट, टाइम पर कौन कौन से एक्सक्लूड हो गए केस, अभी तक जजमेंट की कॉपी आने में जितना टाइम लगा, आपने तो अगर आपने अप्लाई करने में डिले कर दिया और तो वो टाइम पर एक्सक्लूड नहीं होगा जो आपने अप्लाई करने में डिले किया है। जितना कॉपी आने में टाइम लगा वो क्या होता है, एक्सक्लूड। याद है वो केस लोग, तो चीजों को जोड़ा करो जब जब नई चीजें जब जहां जहां पढ़ते जाओ आप लोग। आगे बच्चों, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट क्या होता है बच्चों, रिलीफ। डिक्री क्या थी, डिक्री फटाफट, आफ्टर जजमेंट डिक्री इज ड्रॉन एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल एंड इन एनी केस 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री आ जानी। जजमेंट कितने दिन में आ जानी चाहिए, फाइनल आर्गुमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा इधर देख लो, डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ऑन विच conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy or dispute। ठीक है, दो चीजें क्या थी, डीम्ड डिक्री, और दो क्या थी जो डिक्री नहीं मानी जाएंगी। जो नहीं मानी जाएंगी वो क्या थी, अपीलेबल ऑर्डर्स, और दूसरा क्या, डिसमिसल ऑफ द सूट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज। और क्या क्या मान ली जाएंगी डीम्ड डिक्री, याद है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और दूसरा रेस्टिट्यूशन। सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी, रेस्टिट्यूशन अगर कोई एप्लीकेशन आपने लगाई अगर वो रिजेक्ट कर दी तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। देखो, आफ्टर द डिक्री इज पास, याद है, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो जैसे आप डिक्री पास करोगे उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट। अब तो अपने आर्बिट्रेशन एक्ट में भी पढ़ा था, मतलब सिर्फ डिक्री आने से काम नहीं चलेगा, उसी सेम कोर्ट के सामने आपको अप्लाई करना होगा कि सर मेरे फेवर में डिक्री आई है बट आप इसको इंप्लीमेंट भी करवा दो, एग्जीक्यूट भी। कोर्ट की अब आपके सिलेबस में फाइनल में होता है कोर्ट कैसे कैसे एग्जीक्यूट करवा सकती है, वो सारे प्रोसेस, वो मोड, वो कहां दिए गए हैं, फाइनल में, अभी नहीं होगा। नो, जजमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, आपके सिलेबस में क्वेश्चन आ जाता है। जो कोर्ट कितने दिन में जजमेंट पास करेगी,
1 महीना मतलब 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर नहीं कर पाई 30 दिन के अंदर अंदर तो फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगी कितना, 30 दिन नहीं 30 दिन की, तो टोटल कितने हो जाएंगे मिला के 60 डेज, 30 डेज की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। आगे इमीडिएटली उसकी कॉपी पार्टीज को अवेलेबल करने, क्योंकि जजमेंट की कॉपी के बेस पे आप क्या फाइल करते हो, अपील। क्या फाइल करते हो बच्चों, अपील जजमेंट की कॉपी के बेस पे ही जाता है। तो जजमेंट का क्या क्या होता है, डेटेड एंड साइन, याद है वर्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर, सेम जजमेंट को भी जब इसकी कॉपी आएगी तो जज इसको प्रॉपरली डेट लिखेगा एंड प्रॉपर इसको साइन करेगा। एक कोर्ट का केस आया कन्हैया लाल वर्सेस अनूप कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट ने कितने दिन में डिक्री जजमेंट पास की, फाइनल केस होने के बाद 2 साल 6 महीने के बाद डिक्री पास की, जजमेंट पास की है, प्रोनाउंस किया जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इस जजमेंट को क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया, सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये जजमेंट हमारी वैलिड नहीं है। बोलो जजमेंट से यार कोई किसी को बाइंड ही नहीं होती, किसने बोला बाइंड होती है, जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ डिक्री होती है, जजमेंट सुनाई जाती है और जब उसकी फॉर्मल कॉपी आती है वो डिक्री होती है। तो 15 दिन के अंदर जजमेंट कंप्लीट होने के डिक्री आ जानी चाहिए। रेस जुडिकाटा सब जुड़ा, इसके लिए 2 मिनट रुक जाओ। उससे पहले वो सूट था ना, सूट बाय अगेंस्ट कॉर्पोरेशन माइनर, अच्छा सूट बाय अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, सूट बाय अगेंस्ट माइनर और समरी जजमेंट, समरी प्रोसीजर, ये करते बैक टू बैक। और फिर बस एक ही टॉपिक रह जाएगा जो मुझे आप लोगों को करवाना, कौन सा, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस। देखो रिवीजन करते टाइम पे अगर आपने किया ढंग से उसको पढ़ा तो कितना छोटा लग रहा है ये पढ़ने में, अब वहीं पे अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे और एक बार में पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा लगेगा वो। डेली का डेली पढ़ो, कितना भी लंबा चैप्टर है, आप जैसे बीएनएस आएंगे वो 15 क्लास का चैप्टर होंगे, तो वहां अगर आप डेली का डेली नहीं पढ़ोगे तो कितना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 3 या 4 क्लास के बाद कॉन्फिडेंस जाना स्टार्ट हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा पहले क्या होता है, और फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, चैप्टर में सोचोगे अगले चैप्टर में आ जाए, आप छोड़ ही दें। तो जितने लंबे चैप्टर है उनको बिल्कुल भी गलती मत करना, डेली का डेली आप लोगों को पढ़ना, 15 मिनट पढ़ लो, चाहे डिटेल में मत पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, टाइम नहीं लग रहा, आते टाइम मेट्रो में पढ़ लो, क्लास के बीच में गैप होता है उस टाइम पे बैठ के पढ़ लो अगली क्लास से पहले, बट एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले पहली क्लास का आपको 15 से 20 मिनट रिवीजन करना है, आपको अपने आप याद आ जाएगा क्लास का सारा कंटेंट। ठीक है, 2 मिनट बस। कोई है भी नहीं क्या स्टाफ, पीछे पानी नहीं है क्या उसके अंदर, खाली दिख रहा है मुझे को, तो शायद वो बोतल का भी खत्म हो गया ना। सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन, सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन, समझ में आ गया। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी नहीं है, मतलब नॉट ओनली कंपनी, इट इज बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेशन वैसे तो एक वाइडर टर्म है, तो ध्यान से सुन लो, अगर हमें दोनों पॉइंट आएंगे इसमें, ये सेकंड पॉइंट जो है ना, ऑर्डर 29 रूल 2, ये ओनली लगेगा अगेंस्ट, अगर कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट सूट होगा, देखो आपकी बुक में मैंने लिखवाया भी था, लिख भी लेना गए, ये ओनली किस पे लगेगा, सूट अगेंस्ट, और ये दोनों किस पे लगेंगे, सूट बाय पे भी लगेगा, और समझ गए ना बाय बाय क्या है ये, अगर सूट कॉर्पोरेशन करेगी तो भी लगेगा, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट करेंगे तो भी। देखो जेन्युइन है यार, सम्मन भेजना है कॉर्पोरेशन को, सम्मन किसको भेजा जाता है, जो डिफेंडेंट हो, मतलब जिसके अगेंस्ट केस किया गया, तो भी मैंने लिखा है अगेंस्ट, और बच्चों ये भी किस पे लगेगा, सूट बाय और अगेंस्ट। ओके, समझो। तो अगर मान लो कॉर्पोरेशन को सूट करना है या कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट सूट करना है तो क्या होगा, याद आपको, कोई भी प्लेडिंग्स, मतलब कॉर्पोरेशन करेगी तो प्लेंट की, और अगर कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट पे क्या करना पड़ेगा, कि जो भी इसमें फैक्ट लिखा है वो सही लिखा है, हम अपनी बात से मुकर नहीं रहे हैं, कुछ भी छुपाया नहीं गया, सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन वेरिफिकेशन। तो अगर कंपनी कर रही है तो कौन करेगा, और कंपनी के अगेंस्ट हो रहा है और कंपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रही है तो कौन साइन करेगा, कुल मिलाकर वर्ड यूज किया प्लीडिंग्स।
पता ना प्लेनिंग्स का मतलब प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट। तो अगर प्लेंटिव है तो प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट डिपेंडेंट है तो रिटर्न। कौन करेगा, याद है कुछ क्या? बाय और अगेंस्ट है तो कौन करेगा बच्चों? बाय द सेक्रेटरी, बाय डायरेक्टर और बाय एनी अदर प्रिंसिपल। ध्यान रखना यहां ना, जब आप BNSS पढ़ो तो वहां थोड़ा सा प्रोविजन अलग हुआ है अभी, तो यहां लिख लेना अपनी बुक में रेड विद BNSS। जब BNSS आएगा तो वहां जब हम सम्मन भेजते हैं तो वहां थोड़ा सा अमेंडमेंट आई है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। समझ पाई बात? तो सिविल वैसे तो जरूरी नहीं है सिविल क्रिमिनल दोनों एक साथ पढ़ना, बट मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में डाउट क्रिएट ना हो। अगर अभी से आप अपने माइंड को सेट करके चलोगे BNSS में, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर वगैरह भी नया है तो मेरे को भी ऐसे एकदम से याद नहीं है, बट बस आप यहां लिख के छोड़ लो रेड विद BNSS। अरे बाद में मेगा जब बाद में रिवाइज करोगे ना कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलोगे, पूरा सिलेबस तो करोगे ना, पेपर में तो जाना ही है, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा आपको। बस जस्ट लिख के छोड़ दो, जब इसके बाद वो जीवन में रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट टाइम थोड़ा ना कर रहे रिवीजन, फर्स्ट टाइम रिवीजन है तो हमारी, है ना। तो जब आएगा टॉपिक आप मैं वहां लिखवा दूंगा कि रेफर सेक्शन दिस, ऑर्डर नंबर दिस। आइए, तो ये लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन के बिहाफ पर साइन सेक्रेटरी, डायरेक्टर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर सम्मन भेजना है कॉर्पोरेशन को तो ऑब्वियसली ओनली क्या वर्ड यूज करेंगे, सूट अगेंस्ट। तो कहां भेजे सम्मन, किसके नाम से भेजे सम्मन? बच्चों नाम तो किसके से जाएगा, सेम सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल, बट जाएगा कहां, एड्रेस बाय लिविंग इट, या तो फिजिकली या फिर सेंड पोस्ट से भेज दो कॉर्पोरेशन के रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो जहां भी कॉर्पोरेशन अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कैरेज ऑन बिजनेस, तो उस पर भेज दो। कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार वैसे तो कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका एडवोकेट आके मैटर देख लेगा, बट अगर कोर्ट को लगता है मुझे किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए कॉर्पोरेशन से, तो कॉर्पोरेशन तो बोल नहीं सकती आके, तो कॉर्पोरेशन के बिहाफ पर वो पर्सन आएगा जो सारे फैक्ट को लेके एक्वेंटेड होगा। एक्वेंटेड का मतलब क्या होगा, अवेयर होगा। एंड देन कौन होगा बच्चों, वो सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर आंसर देगा जो भी क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे रिलेटेड टू द सूट। डन है सब बच्चों को? तो होगा क्लियर कॉर्पोरेशन का टॉपिक भी। आगे बच्चों, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। तो जरा ध्यान से सोचो, रट्टा नहीं मारना, सोचो। अगर सूट करना था माइनर को तो किसके हिसाब से करेगा, किसके साथ, नेक्स्ट फ्रेंड। अगर माइनर के अगेंस्ट करना तो क्या होगा, गार्जियन। याद आके तो हु इज माइनर, अगर गार्जियन के साथ एज 21, विदाउट गार्जियन 18। देख लो, ए माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर एंड फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय कोर्ट और हुज प्रॉपर्टी इज अंडर, ये इग्नोर कर देना, कोर्ट वॉरशिप। द एज ऑफ मेजोरिटी इज एज ऑफ 21। आगे बच्चों, एवरी सूट बाय माइनर, पहले वर्ड यूज करें किसने, बाय। तो अभी मैं कौन सा सूट की बात कर रहा हूं, सूट बाय। मैंने ना इस वाले नोट्स में अलग अलग कर दिया, जैसे आपकी बुक में मिक्स है ना, मतलब एक माइनर का एक, मतलब बाय और एक अगेंस्ट बीच में मिक्स है, तो मैंने जो अपने ये नोट्स है इनमें अलग अलग कर दिया। थोड़ा ध्यान से पहले, और दो क्लास में पढ़ाते टाइम पे मैंने वो अलग हटा के पढ़ाया था आपको कि ये सारे पॉइंट बाय पे लगेंगे और ये किस पे लगेंगे, अगेंस्ट। तो अगर माइनर को केस करना है तो अपने नाम से नहीं करेगा, बल्कि अपने नाम के साथ किसका नाम डालेगा, नेक्स्ट फ्रेंड का। नेक्स्ट फ्रेंड कौन होगा, जो खुद साउंड माइंड होगा, पागल वागल ना हो, जो खुद मेजर होगा, कभी वो भी बच्चा उठा लो, और जो क्या होगा, लेकिन वो इंसान कौन नहीं होगा, इसका एडवर्स इंटरेस्ट ना हो, मतलब जिसका खुद से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं डिपेंडेंट को अपना माइनर बनवा लूं, मतलब अपना नेक्स्ट फ्रेंड बनवा लें, या डिपेंडेंट का रिलेटिव उसका फ्रेंड हमारा क्या नहीं बनेगा, नेक्स्ट फ्रेंड, यानी एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट ही इज नॉट इन द केस ऑफ ए नेक्स्ट फ्रेंड ए डिपेंडेंट फॉर द, आगे ना बात, आगे वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। अगर मान लो बच्चे ने, लक्ष्य ने बिना नेक्स्ट फ्रेंड के सूट कर दिया, अब क्या होगा, तो डिपेंडेंट क्या बोल सकता है कि सर उसको बोलो अपना सूट वापस ले, और जो भी इसका वकील बना था उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा मेरा। देखो, द डिपेंडेंट मे अप्लाई टू हैव द प्लेंट टेकन ऑफ विद कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर या अदर पर्सन बाय होम इट वाज प्रेजेंटेड। जिसके भी थ्रू इसने अपना केस प्रेजेंट किया, अगर नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं हुआ तो उसको मेरा खर्चा भरना पड़ेगा, जो मेरा कोर्ट में आने का, रिप्लाई एडवोकेट करने का खर्चा लगा, वो सारा उस पर्सन को भरना पड़ेगा। बच्चा तो नहीं भर सकता, सबको पता है, बच्चा तो ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मना किया है। आगे,
व्हेन माइनर अटेन्स मेजोरिटी, अब क्या होगा, दो बातें याद है, गोदी में बैठ जाओ जाके, नलायक क्या कर रहा है, आप नहीं रुपए क्या चल रहा है, फिर क्या ये क्या चल रहा है दोनों का नीचे नीचे, अब तो आए, अब थोड़ी बाहर ले जा कर लेना, थोड़ी प्यार मोहब्बत है, 3-4 दिन तो बाद आया, फिर भी भेज दोगे 2-3 दिन के लिए इसको। ये सुनो, ये नहीं पता यार मुझे, मयंक यार, मयंक का नाम है ना यार, ऋषभ नाम है, ऋषभ उसका है यार, मैं मेरे नहीं, इतना गंदा टेस्ट है, ये नहीं पता मुझे। चलो सुनो, व्हेन माइनर अटेन्स मेच्योरिटी, व्हेन माइनर अटेन्स मेच्योरिटी, अब दो बातें होंगी, या तो वो चाहता है केस कंटिन्यू करना, तो क्या बोलेगा कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड, टाइटल ऑफ द सूट को चेंज करो, नेक्स्ट फ्रेंड को हटाओ, मैं अपने खुद के नाम से केस करूंगा। या दूसरी बात, वो अबेंडन द सूट, मतलब उस सूट को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा, उस केस को वहां की वहां रोक देगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर वो सिंगल प्लेंटिफ था, मतलब कोई और प्लेंटिफ नहीं था, उसने केस किया था, तो ना उस टाइम पे क्या होगा, वो सिंगल प्लेंटिफ अबेंडन करना चाहता है तो कर सकता है। देन जो भी सूट, कॉस्ट ऑफ द सूट आई थी, डिफेंडेंट की इतने दिन तक बेवकूफ बनाया, फिर तुमने उसको और अब वापस ले रहे हो, तो वो सारा किसको बियर करना पड़ेगा, उस माइनर को जो मेजर बन चुका है। देखो, when the minor plaintiff attains the majority, he may elect to proceed, क्या चीज, with the suit or application, or elect to abandon, मतलब वापिस। if he elect the former, मतलब कंटिन्यू करना चाहता है, he shall apply for an order discharging the next friend and for leave to proceed in his own name, and title to the suit will be corrected. But if he elected to abandon the suit or application, he shall, if he say sole plaintiff, अगर वो sole plaintiff applicant है, apply for an order to dismiss the suit on repayment of the cost incurred by the defendant or opposite party. Opposite party वर्ड यूज किया गया applicant के लिए, plaintiff के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, defendant। डन है। अब सूट अगेंस्ट माइनर, चलो बोलो फटाफट, अगर अगेंस्ट माइनर सूट करना है तो किस नाम से होगा, गार्जियन। तो हम कोर्ट को बोलेंगे मुझे भाई इस बच्चे के अगेंस्ट केस करना, उज्जवल के अगेंस्ट, कोर्ट पहले इसका क्या अपॉइंट कर दो, गार्जियन। तो या फिर नेचुरल गार्जियन होगा या फिर लीगल गार्जियन में अपॉइंट करवाऊंगा, देन इसके अगेंस्ट केस करूंगा। और ये गार्जियन कब तक ऐसा गार्जियन रहेगा, एंटायर प्रोसेस, ये नहीं कि जैसे केस खत्म तो ये खत्म ना, ये जब हमेशा तक ऐसा गार्जियन रहेगा जब तक अपील फाइनल फैसला ना आ जाए। हाँ, अगर डेथ हो जाए उस गार्जियन की तो बात एक अलग है, पागल वागल हो जाए तो बात एक अलग है, अदरवाइज हर बार वही इसका गार्जियन रहेगा। देखो, वे द डिपेंडेंट इज अ माइनर, the court on being satisfied of the fact of his minority shall appoint a proper person to be guardian for the suit for such minor. The court on its own or application made by the plaintiff or appoint a guardian for a, कौन लगाएगा एप्लीकेशन, प्लेंटिफ, जिसको उस बच्चे के अगेंस्ट केस करना है वो एप्लीकेशन लगाएगा, या कोर्ट खुद से, कोर्ट खुद से कब, जब वो बच्चा एप्लीकेशन लगाएगा भाई मेरा कौन अपॉइंट कर दो, गार्जियन अपॉइंट कर दो, या प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई मुझे इसके अगेंस्ट केस करना है, आप इसका गार्जियन अपॉइंट कर दो। ठीक है। अब द गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एनी पार्टी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, बोला था ना, डेथ, इंसॉल्वेंसी, परमानेंट इनकैपेसिटी, but such guardian will also represent the minor in case of appeal, reference, revision, execution decree। तो हम उसको एकदम से नहीं हटाएंगे, जैसे केस खत्म वही सदा सदा तक माइनर क्या रहेगा, गार्जियन रहेगा माइनर का। हाँ, अगर उसकी डेथ हो जाए, पागल वागल हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए तो बात एक अलग है, वरना जो सूट के बाद जो अपील होंगी, रेफरेंस, रिविजन, एग्जीक्यूशन, पिटीशन वगैरह, हर जगह वही माइनर उसको, वही गार्जियन उस माइनर को रिप्रेजेंट करेगा। डन है। हाँ, तो उसको ऑप्शन मिल जाएगा कि वो अपना इंडिविजुअल के नाम से भी केस को कर सकता है, जब तक वो माइनर है, जब की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब समरी जजमेंट याद है किसी बच्चों क्या थी, कम ऑन, समरी जजमेंट क्या थी, देखो। अच्छा, कमर्शियल डिस्प्यूट से याद आया, मैंने क्लास आप लोग की या तो लिंक डाल लूंगा या अपलोड करूंगा, कमर्शियल डिस्प्यूट की। कौन सी क्लास, कमर्शियल डिस्प्यूट की। सारे बच्चे 50-40 मिनट की क्लास हो गई, 40 या 50 मिनट की। सारे बच्चे कल, आज, कभी भी, या जब भी आपको टाइम लगे, भूल मत जाना, लिख लो, कहीं पर लिख लो भी, चैप्टर पे, बुक पे, कहीं पे भी, कि आपके एंड पे क्लास, छोटी सी क्लास देखना पेंडिंग होगी। कौन सी, कमर्शियल कोर्ट एक्ट। कौन सी क्लास, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की क्लास आप लोग के एंड पे पेंडिंग है, वो सारे बच्चे देख लेना। कमर्शियल कोर्ट एक्ट देखिए ध्यान से। तो एक ना पहले नहीं था, 2015 में ये चैप्टर नया ऐड हुआ, आपके सिलेबस में तो अभी डाला है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। पहले ऑर्डर 13A नहीं होता था,
2015 में कमर्शियल कोर्ट एक्ट आने के बाद एक ऑर्डर नंबर ऐड किया गया। कौन सा ऑर्डर नंबर? बोलो, मुंह से बोलो। ऑर्डर 13A ऐड किया गया और इसमें क्या बोला? समरी जजमेंट का भी एक प्रोविजन लाया गया। सिंपल सिंपल समझ लो, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे हम। कमर्शियल डिस्प्यूट अब जो भी होंगे, कौन सा डिस्प्यूट, कहां पता लगेगा कौन से डिस्प्यूट कमर्शियल होते हैं? कमर्शियल कोर्ट एक्ट में डिफाइन है कमर्शियल डिस्प्यूट, उस लेक्चर में आपको दिख जाएंगे सारे क्या होते हैं। तो जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट होंगे एज पर कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट, वो सारे कमर्शियल डिस्प्यूट आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप उनको कमर्शियल कोर्ट्स के सामने ले जाओ, या फिर आप उनको समरी जजमेंट भी लेके जा सकते हो। मतलब कोर्ट के सामने ले जाओ कि सर ये समरी कमर्शियल डिस्प्यूट है, इनको मैटर को ना समरी मतलब फास्ट, समरी मतलब फास्ट स्पीडी इस मैटर पे जजमेंट सुनाई जाए। लेकिन कौन से मैटर होने चाहिए? कमर्शियल। कौन से कमर्शियल? जो कहां डिफाइंड है? कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट के, कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर। देन अच्छा, कमर्शियल है बट वो कौन से हैं? मतलब क्वांटिफाइबल, नॉन क्वांटिफाइबल, कोई भी, हर तरीके के एनी, क्या वर्ड यूज कर देना? एनी कमर्शियल डिस्प्यूट आप कहां लेके जा सकते हो? कोर्ट के सामने। तो कमर्शियल कोर्ट, या फिर आप नॉर्मल कोर्ट के सामने भी लेके जाओ तो क्या बोल सकते हो? सर ऑर्डर 13A आ चुका है, प्लीज मुझे इस मैटर में समरी जजमेंट चाहिए। क्या चाहिए? समरी जजमेंट। तो फटाफट से एक बार रीड कर लो, फटाफट फटाफट यहां तक कर लो, बस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीड। Order 13A of the amended CPC provides that dispute which are recognized as commercial dispute under the Act, the Act का मतलब Commercial Court Act 2015 can be disposed of by the commercial courts established under the Act without a full-fledged trial. Previously, suit which had more or less a clear outcome, जो सूट साफ साफ भी दिख रहा है कि इस बच्चे ने पैसा नहीं दिया कमर्शियल में, मेरा पैसा चला गया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ, फिर भी पैसा नहीं मिला, फिर भी उस मैटर में क्या करना पड़ता था? पूरा प्रॉपर केस चलता था, मेरिट्स ऑफ द बेसिस पे जाके ही कोर्ट डिसीजन देती थी, जो कि लंबा खिंचता चला जाता था। पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी कमर्शियल मैटर्स में भी। अब क्या हो रहा है? The technicalities lead to inordinate delay. तो बेफालतू के जो सम्मन भेजो, विटनेस बुलाओ, गवाह बुलाओ, आर्गुमेंट करो, ये करो वो करो, ये टेक्निकल फॉर्मेलिटीज की वजह से बेफालतू में सॉल्यूशन आने में क्या होता था? डिले होता था। For the parties concerned and also clogged the entire document, entire process में एक बाधा पैदा हो जाती थी कि अगर कमर्शियल नहीं चलेंगे, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो उस कंट्री की ग्रोथ नहीं होती थी। तो द अमेंडमेंट इज ऑन सिमिलर लाइन। जो अमेंडमेंट लाई गई, किस चीज को मायने में रखकर लाई गई है? सिमिलर लाइन नलायक, इसका मतलब होता है सिमिलर लाइन, यानी किस चीज को मायने में रख के लाई गई है? हिंदी होते है सिमिलर। किस चीज को? समरी सूट। तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट था ऑर्डर 39, यस 37, किस चीज का कॉन्सेप्ट था? समरी सूट, समरी प्रोसीजर। उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के ये प्रोविजन लाया गया, बट उसमें क्या प्रॉब्लम थी? ओनली लिक्विडेटेड सूट्स, मतलब जो पहले से फिक्स अमाउंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, सिर्फ वही सूट जाते थे उसके अंदर, चाहे वो कमर्शियल थे चाहे वो कैसे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के ये अमेंडमेंट लाई गई है। और क्या बोला गया है? अब आप कमर्शियल डिस्प्यूट, चाहे वो कैसे भी हो, एनी टाइप ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट आप लेके कहां जा सकते हो? कोर्ट के सामने। और क्या बोल सकते हो कि भाई मेरा क्या पास कर दो? समरी जजमेंट पास कर दो, प्रोवाइडेड इन द सीपीसी। विद द प्राइमरी डिफरेंस क्या है बच्चों दोनों में? मैं भी बता देता हूं। समरी जजमेंट जो है, जो ऑर्डर 13A के बाद, कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्हें, वाइल समरी सूट या समरी प्रोसीजर किस चीज से रिलेटेड होते हैं? लिक्विडेटेड डिमांड या फिक्स्ड सम, जो एग्जैक्ट अमाउंट के ऊपर आप डिमांड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच में लिखी है, नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट का ब्रीच है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ब्रीच है, चेक का ब्रीच है, गारंटी का ब्रीच है, आपने किसी को गारंटी दी थी, जो फिक्स अमाउंट की लड़ाई थी, चाहे वो कमर्शियल थी चाहे पर्सनल थी, वो किसमें जाती है? समरी सूट या समरी प्रोसीजर। बट यहां कौन सी? चाहे वो फिक्स्ड अमाउंट है चाहे अनफिक्स्ड अमाउंट है, बट नेचर क्या होना चाहिए? कमर्शियल रिलीफ, कमर्शियल डिस्प्यूट। तो कहां चली जाएगी आपकी? ऑर्डर 13A के अंदर। बस आगे का पढ़ते रहना आराम से, आगे पढ़ो बच्चों। नाउ समरी प्रोसीजर और समरी सूट, सारे बच्चे कम ऑन फटाफट। क्या बोला गया? पहली बात, कौन सा ऑर्डर? 37 स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए लाया गया है। कौन कौन से केसेस में समरी प्रोसीजर आप यूज कर सकते हो? समरी जजमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेमेंट, मेनली उन कॉन्ट्रैक्ट में जो राइटिंग में होंगे, या जो एनेक्टमेंट या जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब फिक्स सम होता है, लिक्विडेटेड डिमांड होती है फिक्स। द फॉलोइंग आर द ऑथोराइज्ड डिक्री, मतलब इस केस में क्या है? ये कोर्ट क्या कर सकती है? डिक्री पास कर सकती है। कौन कौन सी?
हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो समरी जजमेंट, समरी प्रोसीजर, समरी सूट, सिविल कोर्ट में, स्मॉल कोर्ट कोर्ट में, एनी अदर कोर्ट जो हाई कोर्ट ने ऑथोराइज की हो, इन सब में आप क्या लेके जा सकते हो, ऑर्डर 37 वाले केसेस, मतलब समरी सूट या समरी प्रोसीजर के केसेस लेके जा सब। जजमेंट मत बोलना, समरी सूट या समरी प्रोसीजर, समरी सूट ही बोल देना, बेटर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। समरी सूट और समरी जजमेंट, समरी जजमेंट ऑर्डर 13 है कमर्शियल डिस्प्यूट, समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 लिक्विडेटेड सूट। आगे, to commence the summary proceedings, the plaintiff has to prove the following point to the court। कौन कौन से पॉइंट बच्चों, एक तो ऑर्डर 37 के अंदर आ रहा है, देन उसके बाद मैटर कौन से हैं जो ऑर्डर 37 में कवर हो रहे हैं, प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, देन रिलीफ जो आप मांग रहे हो कहां कवर हो रहा है, ऑर्डर 37 में लिक्विडेटेड फिक्स सम होना चाहिए। आगे, एप्लीकेशन आप लगाओगे, कमेंसमेंट ऑफ समरी प्रोसीडिंग्स विल बी मेड कोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी फॉर्म नंबर होगा आपके सिलेबस में नहीं है, हमें एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लगानी है। क्लियर है सब बच्चों को। आगे, द कोर्ट विल सेंड अ समन, कोर्ट इस केस में 30 दिन का सम्मन नहीं भेजेगा, जनरली कोर्ट इस दिन में कितने दिन का सम्मन भेजेगा, 10 दिन का सम्मन आपको देगा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट या जो भी अपीयरेंस करनी है वो आप कर सकते हो, रिक्वेस्ट मांगनी है मांग सकते हो आने की। द प्रोसीडिंग्स इन समरी प्रोसीडिंग डिफेंडेंट इज इन जनरल, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, आपको खुद से हिमसेल्फ कोर्ट में आने की अलाउड परमिशन, हाँ अगर आपको आना है तो आपको क्या मांगनी पड़ेगी, लीव टू डिफेंड, परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो परमिशन कितने दिन के अंदर अंदर आपको ले लेनी है, एक सेकेंड, ये पढ़ना, ये याद है लिमिटेशन एक्ट, उन नलायको याद करो, मिनिमम 10 दिन जो था वो यही तो था कि अगर आपको समरी सूट के अंदर, समरी प्रोसीजर्स के अंदर क्या लेनी है, एप्लीकेशन लगानी है लीव टू डिफेंड की, तो सबसे कम लिमिटेशन टाइम पूरे हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर कौन सा है, 10 दिन। पेपर में है तो याद रखना, सारे लोग जुड़े होते हैं, भले अलग अलग हैं, बट अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद आएगा। याद है 10 दिन, वो 10 दिन ये होते थे लिमिटेशन एक्ट में, जो कम से सबसे कम टाइम पर लिमिटेशन एक्ट का क्या है, 10 दिन। 10 दिन कौन से हैं, जब कभी भी समरी सूट में, समरी प्रोसीजर में डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड मांगेगा कोर्ट से, तो वहां टाइम पीरियड कितना बच्चों, 10 दिन का। देख लो, इफ द डिफेंडेंट डज नॉट रिप्लाई अ समन विद इन 10 days और डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, द कोर्ट में पास एक्स पार्टी डिक्री। ऊपर आ जाओ वापिस से। बट नॉर्मली कोर्ट अगर कोई पार्टी मांगता है तो नॉर्मली कोर्ट क्या कर देता है, उसको अनकंडीशनली डिफेंस लेने का मौका दे देता है, नॉर्मली अगर कोई मांगता है तो। बट कब ले देता कोर्ट, ये 2 ग्राउंड हैं जब कोर्ट परमिशन नहीं देता लीव टू डिफेंड। कौन सा, खुद ही डिफेंडेंट ने मान लिया कि हाँ मेरी गलती से, क्या करने आ रहे हो, रोने धोने की क्या मतलब है, तुमने खुद ही अपनी गलती मान ली। और दूसरा, जो डिफेंस आपने मांगा ना, लिख के दिया, जब वो मैंने पढ़ा तो उसमें कोई डिफेंस था ही नहीं, फालतू फंड में आप डिफेंस मांग रहे हो, कुछ डिफेंस था ही नहीं, तो क्या ही आप आके बोलोगे, जब तुमसे लिख के अपने डिफेंस नहीं मांगा गया तो मुंह से आके क्या ही बोल लोगे आप। समझ में आ रहा है। हाँ अगर मुझे सॉलिड लगेगा कि डिफेंस तो बढ़िया है, क्या पता आप मुझे प्रूफ ही कर दो कि आप गलत नहीं हो, तो मैं बुलाऊंगा, वरना मैं ना आपको नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जैसे हियरिंग्स होंगी, मान लो आपने लीव टू डिफेंड मांगा और कोर्ट ने आपको बुलाया, नहीं बुलाया, ऑन द हियरिंग ऑफ समरी सूट द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू जजमेंट। कब ना, इफ द डिफेंडेंट हैज नॉट अप्लाइड फॉर लीव, अगर उसने मांगा ही नहीं तो तुरंत सुना देगा वो पहली हियरिंग वाले दिन ही। और इफ सच एप्लीकेशन वाज मेड बट कोर्ट ने क्या कर दिया था उसको, रिफ्यूज। अब याद है ना, पर 2 ग्राउंड पर रिफ्यूज करना। इफ डिफेंडेंट इज परमिटेड to defend but he fails to give the required security within the prescribed time, मतलब परमिट किया बट जो भी उससे मांगा गया, जो भी सबूत गवाह उससे मांगे गए वो पेश नहीं कर पाया, तो भी कौन, किसके फेवर में जजमेंट सुना दी जाएगी, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट सुना दी जाएगी, समरी जजमेंट, समरी प्रोसीजर में। आफ्टर डिक्रीइंग समरी सूट द कोर्ट में अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस साइड द डिक्री एंड इफ नेसेसरी इग्नोर कर दो इसको। समझ में आ गया सब बच्चों को, इतना क्लियर है। अब बस एक ही टॉपिक लगा हमारा, कौन सा, रेस जुडिकाटा रेस जुडाइस। यार अगर उसमें पानी तो उज्जवल थोड़ा सा पानी ला सकते हो उसमें से प्लीज। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जस्ट हमारा 2 टॉपिक लगे हैं, रेस जुडिकाटा रेस जुडाइस, 15 मिनट में वो भी कर लेंगे हम लोग। भाई बहुत गर्मी है आज तो यहाँ।
नहीं, वैसे तो अपील रेफरेंस रिव्यू रिवीजन भी रहता है, अभी पहले वही करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है ना। थैंक यू यार। ये तो ठंडा है, ठंडा नहीं पीऊंगा मैं, कभी नहीं पिया इतना, 7 साल हो गए, 8 साल पिए भी ठंडा पानी। गरम नहीं, नॉर्मल, ठंडा नहीं, गला खराब हो जाएगा। इतना देर से बोल रहा हूं नॉन स्टॉप, जैसे बॉडी होती है जिम करने के बाद गर्म हो जाती है, ऐसे गले की भी तो जिम ही हो रही है। और जैसे ठंडा पिया तो 1 हफ्ते की छुट्टी है, फिर क्या पिला दो। इंसान मरे बचे उसकी कोई दिक्कत नहीं, बस हमारी छुट्टी हो, हमारा ऐशो आराम पूरा होना चाहिए ना। चलो छोटा सा ये बीच में इसको करते हैं। सुनो भाई, अपील टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधा अपील। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट अपील कहां जाती है? हायर कोर्ट। कहां जाती है? सुपीरियर कोर्ट या हायर कोर्ट। हाँ, फर्स्ट अपील 2 केस में अलाउड नहीं होती। एक तो जो ओरिजिनल सूट था रिकवरी ऑफ मतलब मॉनेटरी सूट, वो 10,000 रुपए तक का था। और दूसरी कंसेंट डिक्री पास की थी आपने, खुद ही आप लोग बोला था कि सर ये डिक्री पास कर दो, मैंने सुना दी, तो आप उसके अगेंस्ट अपील लेके नहीं जा सकते। क्लियर है सब बच्चों को? हाँ, फर्स्ट अपील किस किस ग्राउंड पे जा सकती है? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, किसी भी ग्राउंड पे आप फर्स्ट अपील लेके हायर कोर्ट यानी सीनियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट के पास जा सकते हो। एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट अपील जा सकती है, अभी तो बताया था 3 ग्राउंड सेट साइड के, पहला ही क्या था? अपील। तो यस, एक्स पार्टी डिग्री के केस में भी आप अपील लेके जा सकते हो। सेकंड अपील ऑलवेज लाइज विद द हाई कोर्ट, नॉट हायर। क्या लिखा है? सेकंड अपील ऑलवेज कहां लगेगी बच्चों? हाई कोर्ट में जाएगी। एंड कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट पे नहीं जाएगी, ओनली सब्सटेंशियल होना चाहिए, और वो भी सब्सटेंशियल, इंपोर्टेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही आप सेकंड अपील लेके जा सकते हो। कब कब सेकंड अपील लेके नहीं जाओगे? एक तो फर्स्ट अपील में कंसेंट डिक्री पास हुई हो, और सेकंड अपील में फर्स्ट अपील जो आप सेकंड अपील लेके आ रहे हो, मैटर क्या है? सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, मॉनेटरी सूट है, और मैटर कितने तक का? 25,000 तक का, तो उसमें आप सेकंड अपील लेके नहीं जाओगे। एक्स पार्टी डिक्री अगर सेकंड अपील फर्स्ट अपील में पास की गई है, तो उसको भी आप सेकंड अपील में लेके आ सकते हो। डन है सब बच्चों को? पर ध्यान रखना, हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है कि यस सफिशिएंट ग्राउंड है कि लोअर कोर्ट्स ने, या तो लोअर ओरिजिनल कोर्ट ने या लोअर अपीलेट कोर्ट ने आपकी बात सुनी नहीं, जो कि सुननी चाहिए थी, या सुनी बट फिर भी डिसीजन नहीं दिया, तो ही हाई कोर्ट क्या करेगा? आपकी अपील को अलाउ करेगा, वरना जनरली अलाउ नहीं। देखो, in the second appeal the high court may, if the evidence on the record is sufficient, determine any issue necessary for the disposal of the appeal। अगर उसको लगेगा कि sufficient है, कब? which has not been determined by the lower court or both court of first instance and the lower court, मतलब जो कि डिसाइड नहीं किए थे, आपने रखा था और आपकी सफिशिएंट बात भी थी, फिर भी लोअर कोर्ट्स ने, ना तो अपीलेट कोर्ट ने फर्स्ट और ना ही लोअर कोर्ट ने जो ओरिजिनल जुडिक्शन थी, उन्होंने आपका डिसीजन सुनाया। और लास्ट, विच हैज बीन रॉन्गली, सुनाया बट आपका साफ साफ केस दिख रहा है, फिर भी गलत डिसीजन सुनाया गया, तब भी हाई कोर्ट क्या करेगा? आपकी बात, आपकी सेकंड अपील को अलाउ करेगा, वरना अलाउ नहीं। अब याद है अपीलेबल ऑर्डर्स, फटाफट बच्चों, क्या बोला था? अपीलेबल ऑर्डर्स, जी बोले पहला सेक्शन 35A ऑफ द कोड अलाउइंग स्पेशल पोस्ट। 91, 92 क्या था? रिफ्यूज टू इश्यू सूट। 95 कॉम्पेंसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। एनी ऑर्डर जिसमें तो सिविल कोर्ट ऑर्डर दे रही है फाइन का, गलत है ना यार? हाँ, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के टाइम पे लगाए तो बातें गलत है, डराना धमकाना, आपसे पैसे दिलवाना, सामना जेल में डाल दूंगा अगर नहीं पाए, वो तो बातें गलत है। बट नॉर्मली सिविल कोर्ट क्या ऑर्डर दे रही है? फाइन लगा दिया, जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया। सिविल कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है, अगर आप करते हो तो आप अपील लेके जा सकते। एनी अदर अपीलेबल ऑर्डर जो वहां डिफाइंड है, ऑर्डर 43 रूल 1, बहुत सारी लिस्ट है ऑर्डर्स की जो वहां डिफाइंड है।
क्लियर है सब बच्चों को? इतना सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चों आप अपील लेके जा सकते हो, बस इतना ध्यान दो सारे बच्चे। किन किन ग्राउंड पे? वही सेम, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन तभी जा सकते हो जब कौन सर्टिफाई कर दे? हाई कोर्ट। क्या? कोई भी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे क्या कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जुड़ा, जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है, जरूरी है, और क्या बोल दो उसमें कि मेरा ये ओपिनियन है हाई कोर्ट कि इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करवाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाना चाहिए। क्यों? कब कब? मतलब कोई भी डिक्री जो सिविल कोर्ट ने दी थी, किसने दी थी? फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया होगा मैटर, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी थी, एंड वो मैटर फाइनली हाई कोर्ट पे आया था अपील में, और मुझे अपील में ऐसा लग रहा है कि वो मैटर किससे सॉल्व करवाना चाहिए? तो या फिर वो ओरिजिनल ही मैटर किसके पास आया होगा? हाई कोर्ट के सामने आया होगा, एंड देन मुझे लग रहा है कि इस मैटर में भी आपको किसको इन्वॉल्व करना चाहिए? सुप्रीम। तो दोनों केसेस में अपीलेबल केस आया था हाई कोर्ट का डिसीजन तो भी, ओरिजिनल आया था हाई कोर्ट का डिसीजन तो भी, आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जा। लेकिन जब भी जाओगे, जब हाई कोर्ट क्या करेगा बच्चों? सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा कि मेरा ये ओपिनियन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जनरल इंपोर्टेंस का है, इस चीज के ऊपर कोई लॉ भी क्लियर नहीं है, तो लॉ ऑफ लैंड बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन पास करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या मान लिया जाता है? लॉ ऑफ लैंड। तो उसको लॉ के तरीके से ही मानना स्टार्ट कर दिया जाता है। डन है? याद है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन? बोलो बच्चों, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन क्या था? रेफरेंस अभी मैटर पेंडिंग है, अभी मैटर पेंडिंग है, और लोअर कोर्ट को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जुड़ा है, किसी भी लॉ की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जुड़ी है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, किसी भी लॉ के ऊपर सवाल उठा है और वो मैटर भी पेंडिंग है, और उस मैटर को सोल्व करना जरूरी है। अगर फाइनल डिसीजन देना है कोर्ट को तो पहले उस मैटर को सोल्व करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से रेफरेंस ले सकती है कि सर आप बताओ इस वाले मैटर में क्या करें, और जनरली वो उन्हीं केसेस में लगता है जो या तो नॉन अपीलेबल केसेस हैं, और कौन से केसेस में लगता है वाला मैटर? इस मैटर के ऊपर आज से पहले कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ना सुनाया हो। देखो मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में कम नहीं है, बट मैंने आपको बहुत बता दिया, फाइनल में तो बहुत ही ज्यादा है, मैंने उसमें से फिर भी आपको क्रक्स बता दिया। पहली बात क्या है? किसी भी ऑब्जेक्टिव का इसका सबऑर्डिनेट कोर्ट ओपिनियन लेती है हाई कोर्ट का किस चीज में? क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैंने तो उसको और भी डिटेल में बता दिया। कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ? किसी भी लॉ की वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, और वो केस कौन सा बच्चों? नॉन अपीलेबल। तो गलत डिसीजन ना पास हो जाए नॉन अपीलेबल केसेस में, जो कि बाद में रेक्टिफाई भी नहीं हो सकता क्योंकि अपील में नहीं जा सकती पार्टी, तो इसीलिए उस केस पे हमें ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए। फाइनल ऑर्डर कौन पास करेगा? मैं, लोअर कोर्ट ही करेगी, बट हेल्प किसके ले रहे हैं? हाई कोर्ट की। डन है सब बच्चों को? रिव्यू का मतलब क्या है? डिसीजन आ गया, डिसीजन आ गया। अब उस केस में डिसीजन आने के बाद, ये शायद मैंने लिखवाया था ना आप लोगों को, ये बुक से पढ़ाया था, मॉड्यूल से पढ़ाया था, शायद मॉड्यूल ओपन किया था मैंने इस वाले पॉइंट के लिए रिव्यू के लिए, बट कोई नहीं, चलो। रिव्यू का मतलब क्या है? रिकंसिडरेशन या री एग्जामिनेशन ऑफ इट्स ओन डिसीजन बाय द वेरी सेम कोर्ट। तो जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसी को रिकंसिडर कर लो, री एग्जामिन कर लो अपने डिसीजन को जो आपने दिया है। मुझे ना इसमें कुछ अर्थमेटिकल क्लैरिकल मिस्टेक लग रही है, टाइपोलॉजिकल एरर लग रहा है, तो प्लीज कोर्ट एक बार अपने डिसीजन को दोबारा से रिकंसिडर, री एग्जामिन कर लो। जनरली कोई नए फैक्ट के लिए, नए मैटर के लिए नहीं होता है, पुराने मैटर के अंदर ही कोई चीज अगर मिलती है, ऐसे कोई नया सबूत मिलता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ही ये चीज रिक्वेस्ट की जाती है। और लास्ट रिवीजन। रिवीजन का मतलब, अच्छा ये दोनों केसेस में हो सकता है, अपीलेबल केसेस में भी हो सकता है रिव्यू और नॉन अपीलेबल। रिवीजन जनरली नॉन अपीलेबल केसेस में होता है, जिनके अंदर अपील नहीं लगती। किस में होता है? नॉन अपीलेबल। तो हाई कोर्ट या तो किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई हुई है, अपने ना लोअर कोर्ट्स को स्क्रूटनी करता रहता है कि भाई इस साल मेरी जुडिक्शन में जो लोअर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया, किसी ने अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं किया। तो स्क्रूटनी करते टाइम पर अगर कोई केस ऐसा मिले जहां लोअर कोर्ट ने क्या कर रखा है, जो पावर उसको दे ही नहीं रखी फिर भी यूज कर ली, या जो दे रखी है उसने यूज नहीं की, या जो पावर दे रखी है उसको इलीगल तरीके से, इमटेरियल तरीके से यूज कर रहे हो। मतलब आपको बोला था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, दोनों पक्षों की बात सुनिए, उसके बाद ही डिसीजन सुनाना है। और मैं बस एक पक्ष की बात सुन के और मैंने डिसीजन सुना दिया, तो क्या मैंने अपनी पावर का इरेगुलर तरीके से, इलीगल तरीके से यूज किया है? तो अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है तो मैंने कटवा दिया था, तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है? उस पार्टी को बोल सकता है कि हाँ, उस कोर्ट को कि हाँ भाई इस मैटर को एक बार क्या कर, दोबारा से रिकंसीडर
क्लियर है सब बच्चों को? चलो बस दो ही टॉपिक और रह गए अब हमारे चैप्टर में। कौन कौन सा रह गया? रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस। तो ज्यादा देर नहीं लगेगी रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस को करने में। बस कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताते रहना सारे बच्चे। रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस। इधर सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये वाला पेज भी हटाई देना, ठीक है? नहीं, ये वाला पेज तो करेंगे जिससे बेसिक ही क्लियर हो जाएगा। अगर कोई केस पेंडिंग है, हाँ जी, अगर कोई केस क्या है? पेंडिंग है इंडियन कोर्ट में। कमॉन बच्चों, कहां पेंडिंग है? और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। कमॉन, कॉम्पिटेंट इंडियन कोर्ट में कोई सिविल केस पेंडिंग है और वही सेम पार्टी जिनके बीच में पेंडिंग है, या उनकी डेथ हो जाए तो उनका कोई लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या हायर कहां चला जाए? अनदर इंडियन कोर्ट, उसके पास भी कॉम्पिटेंट जुडिक्शन है। सेम सब्जेक्ट मैटर लेके, जो पहले था सेम कोज ऑफ एक्शन, सेम मटेरियल, सेम पार्टीज, कहां चले जाए? सेकंड कोर्ट। और वो भी कोर्ट का है? इंडियन कोर्ट। तो सेकंड कोर्ट की ड्यूटी बनती है सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस, वो उस पे ड्यूटी बनती है उसके ऊपर स्टे लगाए। एंटरटेन के ऊपर स्टे नहीं लगाना, ट्रायल के ऊपर क्या लगाएगा? स्टे लगाएगा। कैसा? विदाउट एंटरटेन तो मुझे पता नहीं होगा ना कि सेम मैटर पेंडिंग है। जब तो दूसरी पार्टी अपने प्लीडिंग्स मांगेगी ना कि सर ये मैटर तो ऑलरेडी पेंडिंग है, तो इस वाले मैटर को आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सपना तोड़ना आएगा। बोलो बच्चों, तो इसीलिए कह रहे एंटरटेन करने से मना नहीं किया गया है। किस चीज के ऊपर स्टे लगाना है? ट्रायल। मतलब उस सूट के आगे फर्दर ट्रायल नहीं होगी। कैसे बच्चों को समझ में आ गया? देख लो। तो अगर वो कहां पेंडिंग है बच्चों? इंडियन कोर्ट में। कमॉन, कहां पेंडिंग है? इंडियन कोर्ट। और वो कोर्ट क्या है? कॉम्पिटेंट। मैटर क्या है? पेंडिंग। सेम मैटर इन इशू बिटवीन सेम पार्टीज, अगर आप अनदर इंडियन कोर्ट में ले आओ, दैट इज सेकंड कोर्ट, तो जो, लेकिन वो कोर्ट भी क्या हो? कॉम्पिटेंट। तो इस कोर्ट के ऊपर एंटरटेन करने के ऊपर अलाउड है, एंटरटेन कर सकती है, बट किस चीज के ऊपर? प्रोसीड विद द ट्रायल नहीं कर सकती ड्यू टू सेक्शन 10 दैट इज रेस सब जुडाइस। अगर वो मैटर इंडियन कोर्ट की वजह कहां पेंडिंग होता? फॉरेन। इफ द मैटर इज पेंडिंग बिफोर फॉरेन कोर्ट, यस ट्रायल इज अलाउड। तो सेक्शन 10 ओनली कब बार्ड करता है? जब पहली कोर्ट क्या है? कॉम्पिटेंट है, और दूसरी बात वो इंडियन है। डन है सब बच्चों को? अगर मान लो पहले वाला मैटर डिसाइड हो चुका होता तो क्या लगता? स्टे। बट अगर पहला केस डिसाइड हो चुका होता तो क्या लगेगा? रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। अगर कॉन्सेप्ट समझ में सब बच्चों को? ठीक है जी, इधर देख लो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। रेस मींस मैटर, सब जुडाइस मींस पेंडिंग अंडर लिटिगेशन। तो एनी मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट और हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, कोई भी मैटर ऐसा है तो क्या होगा? इफ एनी सूट और केस इज पेंडिंग इन ए, फटाफट पढ़ लो, तो मैंने हिंदी में बताया है कहां पेंडिंग है? competent court of law, the same suit between the same party under the same title for a same subject matter cannot be tried in another court. Same subject matter मतलब ये ध्यान रख लेना, लाइन जो मैंने बॉक्स में बनाई है। Same subject matter मतलब matter in issue is a direct, ये लाइन याद करनी है। Matter in issue is a directly and substantially in issue between previous suit and this suit. Come on, एक बार दोबारा। Matter in issue between is directly and substantially an issue in previous suit या between two suits, same है। Fact on which ignore आगे बढ़ो। If any other court of law is approached for the same matter which is sub judice मतलब pending है in any competent court in India, then the second court shall not proceed with the trial नहीं कर सकती, the second court will stay the suit. So principle of res sub judice is not applicable if the suit is pending in the, but यहां भी एक एक्सेप्शन है। अगर वो फॉरेन कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही रिकॉग्नाइज कर रखी है, क्योंकि जो इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए कर रखी है, तो बात एक अलग है। देखो, however the suit is pending in foreign court which is established by the Indian government, then the doctrine of res sub judice will be applicable. तो लग जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन कोर्ट है तो फिर भी सेक्शन 10 लग जाएगा। पर्पस क्या है बच्चों? फटाफट से पढ़ लो, फटाफट से पढ़ लो, पर्पस क्या है? ट्रायल को बाहर किया गया, इंस्टीट्यूशन को बाहर
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन नाउ, एक कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दे दिया, दूसरे ने कुछ और दे दिया, तो आपस में बेइज्जती होगी यार कोर्ट की. Save the precious time of the court and will avoid the multiplicity of the suit. Prevent the court of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suit in respect of same issue, same subject, same ground. ठीक है, तो सेम ही ग्राउंड के ऊपर सेम ही मैटर, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इन इशू बिटवीन टू सूट, उनको रोका गया है. अच्छा, केस याद है? मैसर्स विंग्स फार्मास्यूटिकल्स, ये याद कर लेना केस लो का नाम. मैसर्स विंग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मैसर्स स्वान फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर. दोबारा, मैसर्स विंग फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मैसर्स स्वान फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर्स. याद है, मैसर्स स्वान ने विंग्स के ऊपर क्या किया था? ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट का केस किया था कि तुमने मेरा ट्रेडमार्क क्या किया है? चुराया है, उसको मिसयूज कर रहे हो. फिर दूसरा केस किसने कर दिया? विंग्स फार्मास्यूटिकल ने कर दिया. स्वैन फार्मास्यूटिकल दूसरी कोर्ट में कर दिया, वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट थी. मान लो ये कहां रहता था? अहमदाबाद. ये कहां रहता था? मुंबई. तो एक दूसरे ने दूसरे की कोर्ट में कर दिया कि भाई वो मेरा ट्रेडमार्क चुराया है. तो जो विंग्स ने केस किया, इस कोर्ट की ड्यूटी बनती है, मान लो मुंबई कोर्ट की, इसको क्या करना पड़ेगा? स्टे लगाना पड़ेगा. पढ़ लो लैंग्वेज. There was two company, Wing Pharmaceutical and Swan Pharmaceutical. Swan Pharmaceutical filed a plaint against Wings Pharmaceuticals in Mumbai court for infringement of trademark of medicine. Afterward, Wings Pharmaceutical filed another plaint in the court of Ahmedabad for infringement of trademark against Swan Pharmaceutical. It is the duty of the Ahmedabad court to stay trial of the suit as the principle of res judicata will apply in the क्लियर है? ये चार्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ऑलरेडी क्लियर है. तो मनोहर लाल सेठ हीरालाल केस में क्या बोला गया? सेक्शन 10 आर मैंडेटरी. ये ऑप्शनल नहीं है, कोर्ट को सही लगेगा तो दे देगा, कोर्ट को नहीं लगेगा तो नहीं देगा. सेक्शन 10 आर मैंडेटरी. क्लियर है सब बच्चों को? आगे ये देखो हुआ क्या. अब सेक्शन 11 माल नहीं, सेक्शन 10 ही है अभी. मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, मोस्ट इंपोर्टेंट. ध्यान से, पहले ना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में लड़ाई हुई. टेनेंट ने क्या बोला कि सर लैंडलॉर्ड ने मेरे से घर बेचने का वादा किया था, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल भी बना था. कमॉन बच्चों, क्या बना था? 1 करोड़ रुपए में बात हुई थी, जिसका मैं 10 लाख रुपए एडवांस दे चुका हूं और घर में रहता हूं. किसी ने कोर्ट में केस किया कि सर मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए. ये कह रहे मैं 10 का 20 लाख दे दूंगा, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब मुझे घर ही चाहिए, मुझे कॉम्पेंसेशन. अभी फर्स्ट कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग ही था. इसी दौरान जो लैंडलॉर्ड है, पहले केस में तो क्या था? डिफेंडेंट. लैंडलॉर्ड, टेनेंट क्या था? प्लेंटिफ. एक और केस करता है वो सेकंड सूट अनदर इंडियन कोर्ट में, सेकंड सूट एज अ प्लेंटिफ बनके. और ये टाइटल क्या कर दिया इस केस का? क्या टाइटल था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. दूसरा क्या टाइटल है? बताओ भाई, क्या मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू सेम है? सब्सटेंशियली सेम नहीं है, सिमिलर है. क्या बोला? सिमिलर. आइडेंटिकल नहीं है, क्या है? सिमिलर. बट क्या सेक्शन 10 सेम पे लग रहा है, सिमिलर पे लग रहा है? सेम. तो सेक्शन 10 यहां एप्लीकेबल नहीं होगा. तो कोर्ट सेक्शन 10 तो नहीं अप्लाई करेगी. सेक्शन 10 नहीं होगा तो मतलब अनदर कोर्ट इसको अलाउ कर सकती है. बोलो. सो नो, बिकॉज मैटर इन इशू इज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू इन बोथ सूट. बट या द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट. एनपी त्रिपाठी वर्सेस दयावंती देवी एक केस हुआ था. यहां कोर्ट ने बोला ठीक है, हम सेक्शन 10 तो नहीं यूज कर सकते, यहां से एक प्रोविजन और निकाल रहा हूं, सेक्शन 151. बट कोर्ट आइडेंटिकल ग्राउंड पे तो सेक्शन 110 नहीं लगा सकता, बट सिमिलर तो है ना, मुद्दा तो उसी प्रॉपर्टी का है ना. बोलो. तो यहां कोर्ट सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी मतलब एनालोगस यूज करेगा. कौन सी पावर यूज करके? अपनी इनहेरेंट पावर. ये कब यूज कर सकते हैं? जब भी आप को लॉ के प्रोसेस का, कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि वो चीज आपको पता लॉ में नहीं है, आप थोड़ा सा घुमा के उसका मिसयूज कर रहे हो. एंड कोर्ट को लगता है, जब भी आप कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज कर रहे हो एंड कोर्ट को लगता है कि जस्टिस देने के लिए, न्याय के लिए डिमांड जरूरी है, क्या करना जरूरी है? इस केस को अपने पावर का यूज करना. तो ही कोर्ट क्या करेगा? उस केस के अंदर अपनी पावर का यूज करेगा. कौन कौन से 2 केसेस में करेगा? पहला बच्चों, जब कोर्ट को लगेगा कि आप अब्यूज कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो कोर्ट के प्रोसेस का. एंड दूसरी बात, ये
जस्टिस देने के लिए हमें ना कोर्ट को अपनी पावर का यूज करना जरूरी है, न्याय देने के लिए इनहेरेंट पावर का यूज करना जरूरी है, वरना अन्याय हो जाएगा, किसी के साथ अनजस्टिस हो जाएगा। तो कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ एनालोगस, मतलब बहुत सारी पावर होते हैं 151 में। तो यार इनहेरेंट मतलब क्या, जो चीज क्लियरली ना बोली जाए कोर्ट में सारी पावर उनको डिसीजन देने की, तो कोर्ट सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल यूज करके या तो दोनों केसेस दूसरे केस के ऊपर स्टे लगा देगा, या दोनों केसेस को मर्ज कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है दोनों केसेस की ट्रायल। सबको समझ में है? अब ये सेम केस यहां देख लो, एनपी याद कर लेना केस, एनपी त्रिपाठी वर्सेस कयामती, विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वैन फार्मास्यूटिकल याद कर लेना, एंजाइल इंसुलेशन, हतम सिंह, इस चैप्टर के केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एनपी त्रिपाठी केस में सेम पढ़ के देखो जो आपको मैंने समझाया, फटाफट पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ो। If the landlord has made an agreement to sell his property to his tenant and fails to perform the contract, due to which the tenant filed a case of specific performance in the court. In the meanwhile, the landlord filed a case against the, मतलब अभी पहला केस पेंडिंग ही था, लैंडलॉर्ड ने केस कर दिया किसके अगेंस्ट, टेनेंट, फॉर एविक्शन ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द लीज्ड प्रॉपर्टी अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. The tenant objected the suit filed by the landlord on the ground of res judice. The court decided that both the suit have different subject matter and subsequent suit cannot operate as res judice. Subsequent suit के ऊपर क्या नहीं लगना चाहिए, res judice नहीं लगना चाहिए. तो बट कोर्ट ने इस केस में क्या डिसाइड किया, इवन दो इफ ए केस इज नॉट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 10, मतलब आइडेंटिकल नहीं है दोनों चीज, एंड मैटर इन इशू मे नॉट बी आइडेंटिकल, येट the court have inherent power to stay suit on principle of analogous, मतलब similarity to the section 10. और कहां से लेकर आए प्रिंसिपल ऑफ एनालोगस निकाल के, inherent power यानी section 151. In these circumstances where the entire issue are not the same, the court may exercise its power under section 151 and stay the trial in subsequent suit, or trial of the suit may be consolidated. The power of the court to stay the trial under section 151 is a discretionary in nature and can be exercised only when there is an abuse of the process of court, मतलब कोई मिसयूज कर रहा है उसका, and if it defeats the end of justice, मतलब न्याय देने के लिए जरूरी है, अगर नहीं दिया गया तो किसी के साथ अन्याय हो सकता है, तभी कोर्ट, अगर ये दो ग्राउंड होंगे तभी कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करेगी. तो एनपी त्रिपाठी वैसे दयावंती केस में ये बोला गया है, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस एंड किसी को जस्टिस देने के लिए जरूरी है तभी कोर्ट अपनी यूज करेगी, यानी ये दो ग्राउंड पे यूज करेगी, अगर ये दो ग्राउंड नहीं होंगे तो कोर्ट अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती. इधर सेक्शन 11 बस अबाउट टू कंप्लीट है हमारा. सेक्शन 11 उतना बड़ा सीपीसी हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में पूरा कर लिया यार. क्या बोला सेक्शन नंबर 11, रेस जुडिकाटा या रेस जुडिकाटा क्या था, मैटर पेंडिंग नहीं है इस बार, मैटर डिसाइड, और इसका नाम मेन ऑब्जेक्टिव ये लाइन होता है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है. ये इधर पेपर में बोल देंगे एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो आपको यहां सेक्शन 11 लिखना पड़ेगा. वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर वन डिस्प्यूट, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस, फाइनलिटी टू द लिटिगेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. तो आपको क्या आंसर लिखना है, सेक्शन 11. तो ध्यान से, अगर पहली कोर्ट कॉम्पिटेंट है और उसने अगर केस कैसे डिसाइड किया है ये इंपॉर्टेंट है. यहां जैसे वहां क्या लाइन याद करवाई थी, सूट क्या था, मैटर इन इशू इज सब्सटैंशियली एंड डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू सेम था. यहां का यह लाइन याद कर लेना सारे बच्चे, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. कम ऑन बच्चों, क्या हर्ड एंड, अगर पहले कोर्ट ने सूट को प्रॉपरली सुना था देन डिसाइड किया था, मतलब तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया था, इसको दूसरी चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, मतलब केस के फैक्ट देख के डिसाइड किया था, अपनी भावनाओं में आकर डिसाइड नहीं किया था. तो सेकंड कोर्ट की ड्यूटी बनती है उस केस को ना लेना, उसके ऊपर बार लगा देना कि ये सेम मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसके ऊपर क्या लगेगा, बार. इसको बोलते हैं ट्रायल ऑफ द सूट के ऊपर क्या लग जाएगी, बार. तो वर्ड रेस मींस मैटर, जुडिकाटा मींस ऑलरेडी डिसाइडेड. तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन इफ ए मैटर इज हर्ड एंड, इस वर्ड को याद कर लेना सारे बच्चे, इफ ए मैटर इज heard and finally decided by competent court of law in India, then for the same subject matter between same party under the same title cannot approach to a different court. So if a party approach to a different court, अगर फिर भी कर लेती है for the same subject matter which has already been decided by the some other court, the second court shall dismiss the matter by applying the rule, doctrine या principle of res judicata. कोई एक यूज कर लेना पेपर में, कभी सारे लिख दो, रूल बोल लो, डॉक्ट्रिन बोल लो या प्रिंसिपल, कोई एक यूज कर लेना.
पेंडिंग फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये आपको ये मैंने पेंडिंग लिखा है, जब पीपीए करेंगे तो जब आप समझना इस वाले को आगे बढ़ो, ये आएगा नहीं समझ में, मैंने पेंडिंग ऊपर लिख के छोड़ा है, बस हो ही गया ये वाला। अगर मान लो आपने कोई कंसेंट डिग्री पास की है, कमॉन बच्चों क्या पास करी है, आपने मुझे दिया था और मैंने उसके ऊपर अपनी डिग्री पास की, तो क्या इस कंसेंट डिग्री को सेक्शन 11 मतलब सेम मैटर पे आप दूसरी एप्लीकेशन लेके जा सकते हो? कंसेंट डिग्री, क्या कंसेंट डिग्री के ऊपर भी सेक्शन 11 लगेगा? देखो, इन जनरल सेक्शन 11 इज नॉट अप्लाई ऑन कॉम्प्रोमाइज डिग्री, इन जनरल नहीं, बट हाँ वो ओनली कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैंने उसमें क्या बोला है, ठीक है तुम आज रेडी हो गए हो कि 90% 10% शेयर ले लेते हैं, कल आपको दिक्कत होगी, आज आप इसकी बात में इन्फ्लुएंस में आ गए हो, तो मेरा मानना है 90-10 मत करो, 60-40 कर लो। तो यहां कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ कोर्ट ने अपना भी कुछ उसमें ओपिनियन सुनाए थे, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, वो उस केस में सेक्शन 11 एप्लीकेबल हो जाएगा, पढ़ो। बट इफ द कोर्ट एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन ऑन द कंसेंट डिग्री पार्ट बाय द कोर्ट, देन सेक्शन 11 अप्लाइज। हो गया सब बच्चों को क्लियर है? देन ये मैंने इग्नोर करवा दिया था, रिव्यू वाला हटवा दिया था आपको, ये और देख लो सारे बच्चे पर। अगर प्लेंटिफ एब्सेंट, अगर डिपेंडेंट एब्सेंट, कभी एनालाइज करवाते ना सेक्शन 11 लगेगा कि नहीं लगेगा, आ जाओ। तो अगर डिसमिस कर दिया कोर्ट ने सूट को, यानी कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, डिसमिस, दोनों नहीं आए, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या सेक्शन 11 लगेगा? नहीं लगेगा। याद है भी उसको डिक्री भी नहीं माना गया था, याद है ना, डीम्ड डिक्री भी नहीं था, तो सेकंड सूट अलाउड है। ये ऑर्डर है, पहली बात ये डिक्री नहीं है क्योंकि डीम्ड डिक्री की डेफिनेशन से बाहर है, एंड सेक्शन 11 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट वेयर देयर हैज बीन नो एडजुडिकेशन ऑन द मेरिट ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। डन है सब बच्चों को? ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, सारा हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। हाँ एक चीज ये ध्यान से सुन लो, अगर कोई टैक्सेशन मैटर्स है, क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी का क्वेश्चन, इसमें से केस लो का क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट आज के दिन का ये पूरा सीपीसी हमने रिवाइज कर लिया है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट का मैंने आप लोगों को बोला ऐप में, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, जो बाद में भी बच्चा देख रहा होगा क्लास बाद में भी, तो वो दोबारा से लिंक मांग लेना, मैं दे दूंगा आपको। अगर मेरे को वो लेक्चर हार्ड उसमें मिल गया अपने पास डाउनलोडेड फॉर्म में, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा ऐप में, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने लास्ट बैच में यूट्यूब पे ही करवाया था वो, तो लिंक मेरे को पता नहीं डाउनलोड मैंने किया था नहीं किया था। इधर सुन लो, अगर मान लो टैक्सेशन मैटर है, आज इनकम टैक्स एक्ट का आपके पास नोटिस आया था 2023-24, इनकम टैक्स एक्ट में फिर से दोबारा नोटिस आ गया 24-25, तो क्या आप ये बोल सकते हो हाँ अभी तो पहले वाला मैटर पेंडिंग पड़ा है, या फिर डिसाइड वो तो हुआ था, सेम मैटर पे आप दोबारा नोटिस नहीं दे सकते, रेस जुडिकाटा वैसे जुडाइज लग जाएगा। आंसर इज इन द टैक्सेशन, हर साल के असेसमेंट को एक सेपरेट मैटर माना, क्या पता इसको बढ़ा चढ़ा के वो क्वेश्चन बना दे, मैंने बिल्कुल इजी भाषा में समझा दिया, पढ़ लो लैंग्वेज सारे बच्चे। इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन फॉर लेवी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, मैंने क्या समझा दिया, इनकम टैक्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकाटा एस ईच ईयर्स असेसमेंट इज फाइनल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। डन है सब बच्चों को? और जितने मैंने समझाया सब वो क्रक्स इस चार्ट में आप लोगों को मैंने डाल के दिया था, ये सारे बच्चे पढ़ लेना। सो मेरे एंड पे बहुत लंबा प्यारा सा चैप्टर जो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट लगता है, मेरे को सीपीसी, जिसको भी कॉन्फिडेंस कभी लगे कि सीपीसी कम याद हो रहा है, अपने एंड पे पढ़ के इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। आई एश्योर यू कि सारा सीपीसी आप 1-1.5 घंटे में पूरा दोबारा रिवाइज कर लोगे बैठ के। डन है? तो उम्मीद है सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं लगा हो तो भाई तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। मैंने अपनी जान लगाई है, पूरा 4th लेक्चर में भी मैंने नॉन स्टॉप सुबह से बोल रहा हूं, फाइनली क्लास लेके भी, बट चलो कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे आर्बिट्रेशन रिवाइज करेंगे एक दिन हम, जो लंबा चैप्टर होगा, बट उससे पहले आई नीड कि आप भी उसको पढ़ लो। आई वॉन्ट, अभी नेक्स्ट टेस्ट मैं सीपीसी का लूंगा कमिंग वीक, फ्राइडे, सैटरडे या थर्सडे, किसी एक दिन, जिस दिन लास्ट क्लास होती है उसमें से किसी एक दिन में टेस्ट रखता हूं। मॉर्निंग की क्लास हमारी प्रॉपर चलती है, समझ में आ गया सब बच्चों को? तो किसी एक दिन किसका टेस्ट होगा? सीपीसी का। डन है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, वेलकम।